नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जिसका पेपर 21 मई 2023 को होने वाला है, उस तैयारी को आसान बनाने के लिए हम बहुत सारे लेक्चर यहाँ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान की हमारी ये श्रृंखला चल रही है और इस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हम संविधान के निर्माण की बात करते हैं तो ये संविधान का निर्माण या मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो टॉपिक नहीं दिया गया है सर सिलेबस में। सिलेबस में एक शब्द दिया गया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा। और संविधान सभा ने क्या किया, संविधान का निर्माण किया। तो जो बड़ा जो टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के निर्माण कैसे किया गया। इसके लिए हमने एक सभा बनाई जिसे आप लोग संविधान सभा के नाम से जानते हैं। और इसी को आयोग ने, एग्जामिनर ने आपके सिलेबस में शामिल कर लिया है। तो यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो बच्चा, आज का जो टॉपिक है ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। आप इसको ध्यान में रखिए और कोशिश कीजिए कि आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देखो बच्चे, हेडिंग लगा हुआ है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का जो निर्माण है। अब बच्चा, अगर हम लोग संविधान निर्माण की बात करते हैं तो जब भी किसी भी देश के संविधान का निर्माण किया गया है, यह निर्माण एक संस्था ने किया है। एक संस्था ने, अगर वह लोकतांत्रिक देश है तो जब भी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है तो एक बॉडी यहाँ पर बनाई गई है, या आप इसमें यहाँ पर कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन आपके पास बनाया गया है। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान का निर्माण किया किसने। तो आप बताएंगे कि संविधान सभा का जो निर्माण है ये किया गया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूट आपके पास असेंबली है, इस असेंबली के द्वारा संविधान का निर्माण कार्य किया गया। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था। इसका जो गठन है, इसका जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन किया गया फॉर्मेशन किया गया फॉर्मेशन किया गया कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर। तो आप लोग याद रखिएगा, एक मिशन है कैबिनेट मिशन, या जैसे आप लोग कैबिनेट मंत्रिमंडलीय मिशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। जो भारतीय संविधान सभा है, इस संविधान सभा का गठन कब किया गया बच्चा? इसका गठन किया गया जुलाई 1946 में। आपसे कोई पूछ सकता है कि कब कब भारत की संविधान सभा बनी, आप बता देंगे जुलाई 1946 में। इसने काम क्या किया? इसने भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका निर्माण किया। भारत के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी के द्वारा किया गया। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने किया सर? संविधान सभा ने। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सर आप डायरेक्ट इस पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि बच्चा, हम सबके मन में एक बहुत बड़ी परेशानी रहती है, हम चीज़ों की क्लियरिटी नहीं रखना चाहते। बट यू हैव टू बी क्लियर कि संविधान सभा, इसको संविधान सभा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने संविधान बनाने का काम किया। बच्चा समझिएगा, जैसे हम कानून को विधान क्यों कहते हैं? जो भी आपके पास लॉ होता है आप उसको विधान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विधायिका के द्वारा बनाया जाता है। कार्यपालिका के द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते हैं वो नीतियां क्यों कहलाती हैं? क्योंकि वो कार्यपालिका बनाती है। घर में कोई भी जो कानून बनाया जाता है वो घर के नियम कहलाते हैं, क्योंकि वो परिवार के सदस्य बनाते हैं। तो इसी तरीके से जिस संस्था ने संविधान बनाने का काम किया, आप उसे संविधान सभा कहेंगे। तो संविधान सभा का गठन किस की सिफारिश पर किया गया? आप बताएंगे कैबिनेट मिशन। एक मिशन आया भारत में 1946 1940 में, और इस मिशन की सिफारिश पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया और इसने भारत के संविधान का निर्माण किया। भारत का संविधान कितने समय में बना? कितने समय में? तो आप सारे बच्चे जानते हैं, 2 साल 11 माह और 18 दिन, इतना समय इस पे लगा। और कितने पैसे खर्च किए? कितने पैसे खर्च किए? तो लगभग 64 लाख रुपए इस पे खर्च कर दिए। अब आपसे कोई जो सवाल पूछता है ना बच्चा, ये सारे के सारे सवालों के आंसर आप लोग यहाँ पर दे पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होगी।
क्लियर है? तो संविधान का निर्माण किसने किया बच्चा? ये किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इसका गठन कब किया गया? जुलाई 1947 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है जुलाई 1947। ठीक है, इसने काम किया क्या? भारत का संविधान कितने समय बनाया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और कितना पैसा खर्च किया इस पे? लगभग 64 लाख रुपए खर्च किया। ये जो शब्द चल रहा है ना बेटा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और ये 2 शब्द चल रहे हैं संविधान का निर्माण, इस पे बड़ी लड़ाई है। अब हम एक्चुअल कहानी शुरू करते हैं। देखिए, एक जो लड़ाई है वो है संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये एक दिन में नहीं बन गया बच्चा, इसको बनने में बहुत समय लगा। और इसको बनाया किसने? संविधान सभा ने। तो उसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन संविधान के निर्माण से पहले, संविधान के निर्माण से पहले यहाँ संविधान बनाने की मांग चली, संविधान बनाने की मांग चली, जिसे आप लोग जानते हैं डिमांड के नाम से, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप खुद सोचिए कि जो अंग्रेज इतने समय से आप पर राज्य कर रहे हैं, क्या वो आपको संविधान बना के दे देंगे कि चलो क्या करते हैं, भारत के लोगों का संविधान बनाते हैं, आपको बना के दे दिया? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या नहीं है। एक बच्चा जब रोए बिना उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, तो ये तो अंग्रेज थे, ये किसी के सगे नहीं थे, ये आपको संविधान बना के कैसे दे सकते थे? आप खुद समझिए। तो संविधान की मांग चली, और ये जो संविधान की मांग है, इस मांग के हम 2 हिस्से पढ़ते हैं, एक भारतीयों के द्वारा और एक ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम लोग चलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर इनको पढ़ क्यों रहे हैं? बच्चा समझिए, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया होगा कि भारत के संविधान के लिए सबसे पहले मांग किसने की? वो पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ये बोला कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय लोग करेंगे? वह कौन था जिसने बोला कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? या ऐसे वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि जो संविधान सभा है ये भारतीयों से मिलकर बनेगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब अपने विजन में कॉन्स्टिट्यूशन को शामिल किया? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। फिर आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि जो संविधान सभा है ये किस देश की विचारधारा है, किसने इसको जन्म दिया? ये सवाल भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। क्लियर है भाई? चलिए कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डिमांड। ठीक है, या हम लोग बात करेंगे डिमांड ऑफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान है, इस संविधान की सबसे पहले मांग रखी गई। और जब भी आप इस मांग को पढ़ते हैं, इसके 2 पहलू हैं, 2 पहलू। एक तो भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा जो इंडियंस हैं, इन इंडियंस ने यहाँ पर मांग रखी, भारतीय। और जब भारतीय लोग यहाँ पर मांग रखेंगे तो इसका रिटाइलेट, इसका रिवर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स। तो हम लोग 2 चीज़ों को पढ़ते हैं कि एक बार भारतीय लोग यहाँ पर मांग करते हैं, और फिर जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, ये क्या रिप्लाई देते हैं। ये 2 चीज़ें हमको पढ़नी होती। तो डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 2 भाग हैं। जब हम लोग भारतीय लोगों की बात करते हैं, तो जो भारतीय लोग हैं इन्होंने भी 2 तरीके से मांग की। इन्होंने भी संविधान की जो मांग की है वो 2 तरीके से की है। एक इन्होंने मांग की अनऑफिशियल, एक ये लोग मांग कर रहे थे अनऑफिशियल। अनऑफिशियल को आप लोग बोलते हैं अनौपचारिक, इसको आप लोग बोलते हैं अनौपचारिक मांग। और एक आपको देखने को मिलता है ऑफिशियल, एक आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल। और ऑफिशियल को आप लोग बोलते हैं औपचारिक, 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 या इसी को आप लोग कह देते हैं आधिकारिक, आधिकारिक, कि भैया अब ये हमारे लिए जरूरी है। और जो अनऑफिशियल मांग है, आप इसको कहते हैं व्यक्तिगत, पर्सनल डिमांड। बच्चा आपने बहुत सारी जगह कुछ चीज़ों को पढ़ा होगा, बट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि ये जो मांग की गई थी संविधान की गई थी, संविधान की मांग की गई है। और संविधान की मांग में 2 चीज़ें हैं, एक पहले भारतीय लोग मांग करेंगे, और उसके बाद जो अंग्रेज हैं ये रिप्लाई करेंगे, ये इसका रिवर्ट करेंगे। तो भारतीय लोग हैं, इनमें भी 2 वर्ग हैं, इनमें भी आपको 2 ग्रुप देखने को मिलेंगे। पहला ऐसा वर्ग है जो अनऑफिशियल मांग कर रहा है, और एक ऐसा वर्ग है फिर जो ऑफिशियली आपसे क्या कर रहा है, मांग कर रहा है।
क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनऑफिशियल। अनऑफिशियल मतलब ये इनके निजी विचार थे, इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में बोला। ऑफिशियल मतलब ये खुलकर लेटर लिखते हैं ब्रिटिश सरकार को कि हमें ऐसा चाहिए। तो ये जो मांग है इसके दो पहलू हैं, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनऑफिशियल। देखो बच्चा, आप लोगों ने, है ना, मैं यहाँ पे हेडिंग लगा लेता हूँ, अनऑफिशियल। अनऑफिशियल, अनौपचारिक। अनौपचारिक। आप लोगों ने 1895 1895 के बारे में सब बच्चे जानते हैं कि 1895 में 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक बिल आता है। एक बिल आता है जिसे हम सब लोग जानते हैं स्वराज बिल या स्वराज विधेयक। इस स्वराज बिल के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से पहली बार डिमांड रखी जाती है। पहली बार डिमांड रखी जाती है बच्चा। अब यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है, ये डिमांड किस चीज की करते हैं बेटा? ये डिमांड करते हैं अधिकारों की। यहाँ ये पहली बार बात करते हैं, ये बात करते हैं किसकी? अधिकारों की। अब जो अधिकार हैं बच्चा, ये अधिकार आपको कहाँ दिए जाते हैं? ये अधिकार आप लोगों को दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अधिकार आपको कहाँ दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये अंग्रेजों से बोल रहे हैं कि आप हमें अधिकार दीजिए। जब एक ही शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन में भी आप लोगों का शासन है और भारत में भी आप लोगों का शासन है। ब्रिटेन में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन भारत में आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? इतना भेदभाव कैसे कर सकते हैं? आप हमें अधिकार दीजिए। तो यहाँ से एक और सवाल निकल के आता है कि वह पहले कौन से भारतीय हैं जो अधिकारों की मांग करते हैं? आपके बाल गंगाधर तिलक हैं। वह पहले कौन से भारतीय व्यक्ति हैं जो अनऑफिशियल तरीके से संविधान की मांग करते हैं? बाल गंगाधर तिलक हैं। आप सारे बच्चे जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक पहले वो व्यक्ति हैं जो आज़ादी के लिए जेल गए। तो 1895 में इन्होंने स्वराज विधेयक में इनडायरेक्टली अनऑफिशियल तरीके से तीन चीज़ों की बात कर दी। एक तो संविधान की बात की, दूसरा ह्यूमन राइट की बात की, और तीसरा इक्वेलिटी। इक्वेलिटी कि यार आप ऐसा करिए, अब समानता लेके आइए। हमें यहाँ पर क्या चाहिए सर? हमें चाहिए यहाँ पर समानता। ये कौन कर रहा है? बाल गंगाधर तिलक। जब बाल गंगाधर तिलक इस तरीके की बातें करते हैं तो भारत की राजनीति में काफी सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक्सट्रीमिस्ट का दौर आपको देखने को मिलेगा। 1918 में 1918 में 1918 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन। और इस कांग्रेस के अधिवेशन में एक एक फैसला लिया जाता है कि अब हम आत्म निर्णय लेंगे। आत्म निर्णय, ठीक है, सेल्फ डिसीजन लेंगे। इस बात पे बल दिया जाता है। देखो, एक बात याद रखना, ये अधिकारों की बात करते हैं, ये आत्मनिर्णय की बात करते हैं। आत्मनिर्णय मतलब हमारे डिसीजन, और हमारे डिसीजन मतलब हमारी सरकार। इनडायरेक्टली ये भी वही कहना चाहते हैं। सेल्फ डिसीजन की बात कर रहे हैं कौन? कांग्रेस 1918 में। लेकिन 1919 का जो अधिवेशन है, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इस भारत शासन अधिनियम में अंग्रेज बोलते हैं कि भारत अभी एक ब्रिटिश ब्रिटिश कॉलोनी है। अगर ब्रिटिश कॉलोनी है तो यहाँ कोई भी जो डिसीजन लेगा, यहाँ पर कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा वो कौन लेगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट। समझिए, हम लोग बात कर रहे थे किसकी? आत्मनिर्णय की, सेल्फ डिसीजन की। और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अंग्रेजों ने बोला कि भाई आप कैसे फैसले ले सकते हैं? आप तो ब्रिटिश कॉलोनी है, और ब्रिटिश कॉलोनी है तो संसद ही एकमात्र इकाई है जो आपके लिए कानून बना सकती है, जो आपके लिए कोई भी लॉ बना सकती है। तो हम जब आत्मनिर्णय की बात कर रहे थे, सेल्फ डिसीजन की बात कर रहे थे, तब अंग्रेजों ने हमको झटका दिया। इसके जस्ट बाद इसका जवाब दिया गया 1922, 1922। बेटा इस बात को बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, 1922। 1922 में एक व्यक्ति हैं भारत के, महात्मा गांधी। एक व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया एक पत्र है,
कौन सा बच्चा? आप इसको याद रखेंगे, यंग इंडिया। और इस यंग इंडिया में एक स्टेटमेंट दिया जाता है, इस यंग इंडिया में एक स्टेटमेंट दिया जाता है। गांधी जी कहते हैं कि भाई भारत के जो भाग्य विधाता हैं, भारत के जो भाग्य विधाता हैं ये कौन होंगे? भारतीय होंगे। तो गांधी जी इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि भैया हमारा जो फ्यूचर है वो हम ही डिसाइड करेंगे। ना अंग्रेज डिसाइड कर सकते, ना ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती, ना ही कोई व्यक्ति डिसाइड कर सकता। हम ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ओनली इंडियंस कैन डिसाइड अवर फ्यूचर। तो ये भी यही कहना चाहते हैं कि भाई अगर हम कानून बनाएंगे तो कानून कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। अब यहाँ से एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार किसने बोला, ये पहली बार किसने बोला कि इंडियंस ही इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेंगे? 1922 में महात्मा गांधी ने बोला। अनऑफिशियली सबसे पहले डिमांड किसने की? तो आप बता देंगे कि अनऑफिशियली सबसे पहले डिमांड हमारे बाल गंगाधर तिलक ने की। कहाँ की? कर स्वराज बिल में। समानता, अधिकार, और अधिकार ही आपके पास शक्ति का स्रोत होते हैं, तो संविधान कहलाया ही अनऑफिशियल है। फिर जब अंग्रेज ये कह देते हैं 1919 में कि आपका भविष्य सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है, आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसका जवाब देते हैं गांधी जी 1922 1922 में, और कहते हैं कि भाई हमारा जो फ्यूचर है हम डिसाइड करेंगे, हम किसी दूसरे के आधार पर अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये कब कहते हैं? 1922, 1922। इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद 19 1927, 1927 और 1928, ये 2 साल ऐसे हैं जहां पर मोतीलाल नेहरू, यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं मोतीलाल नेहरू, और ये जो मोतीलाल नेहरू हैं ये भी अधिकारों की मांग करते हैं, ये भी अधिकारों की मांग करते हैं। ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली एक व्यक्ति आएंगे, एम एन रॉय। 1934 का समय है, 1934 का समय है, और इस 1934 के समय में एक व्यक्ति हैं एम एन रॉय, एम एन रॉय। ये जो एम एन रॉय है बच्चा, ये एक कम्युनिस्ट लीडर है, याद रखिएगा। ये कैसे हैं? यह एक कम्युनिस्ट लीडर है, एक साम्यवादी व्यक्ति हैं, और इनके द्वारा बोला जाता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये कौन बनाएगी? ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और ये किससे मिलकर बनी होगी बच्चा? ये मिलकर बनी होगी इंडियन से। ये किससे मिलकर बनी होगी? इंडियन से, भारतीयों से। तो भारत के संविधान का निर्माण भारतीय लोग करेंगे, ये डायरेक्टली कौन कह रहा है? एम एन रॉय बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? 1934 में, 1934 में। इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद 1935 और 36 में, 1935-36 में जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और 1938 में, 1938 में नेहरू जी भी कह देते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि भैया जो संविधान सभा है, संविधान सभा ये वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। तो बच्चा पार्टी आपसे कोई पूछ सकता है कि सबसे पहले ऑफिशियल मांग किसने की? तो सबसे पहले जो ऑफिशियल मांग है बच्चा, ये ऑफिशियल डिमांड यहाँ से आती है, एम एन रॉय से। एम एन रॉय ने 1934 में जो डिमांड किया, इसको 1934 में ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी एक्सेप्ट कर लेती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसको एक्सेप्ट कर लेती है और इसको बोलती है कि ये ऑफिशियल डिमांड है। नेहरू जी भी 1933-34 के आसपास हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है उसमें संविधान की मांग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो डिमांड चल रही है, ये संविधान की चल रही है कि भारत का संविधान बनाया जाए। अब इस संविधान को बनाने वाली कौन है? संविधान सभा। हम पहले इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, फिर ब्रिटिशर्स की तरफ चलेंगे। देखो बच्चा, अब एक वर्ड आया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आप इसको जानते हैं संविधान सभा के नाम से। ठीक है भाई, समझिए। भारत में पहले इसके बारे में किसने बात की? पहले हम लोग इंडिया की बात करते हैं, फिर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। अगर बच्चा इंडिया में पूछा जाता है भारत में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को लेकर, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है
कि संविधान सभा का पहली बार भारत में प्रयोग 1924 1924 और 1924 में जो स्वराज पार्टी है, इस स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया। स्वराज पार्टी बोलती है कि हमें एक संविधान सभा का गठन करना है 1924 में। 1934 1934 एम एन रॉय और ये क्या बोलते हैं कि ये किससे मिलकर बनेगी, ये सिर्फ भारतीयों से मिलकर बनेगी। किससे मिलकर बनेगी? भारतीयों से। और अगर हम लोग बात करते हैं 1938 39 और जो नेहरू जी हैं, ये नेहरू जी क्या बोलते हैं कि भैया हमें वयस्क मताधिकार चाहिए। कैसा चाहिए? वयस्क मताधिकार। ये किसने बोला? पंडित नेहरू जी ने। ठीक है भाई, चलिए। तो संविधान सभा को लेकर भारतीय लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी? बच्चा, आप सारे बच्चे पढ़ते होंगे कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग एम एन रॉय ने की। नहीं, एम एन रॉय ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इसके सारे मेंबर ओनली इंडियन होंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली बार जो डिमांड रखी, ये रखी गई स्वराज पार्टी के द्वारा। ये वही स्वराज पार्टी है जो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा बनाई गई थी। और ये वह पार्टी है जो पहली बार म्युनिसिपैलिटीज में पार्टिसिपेट की। इसने 1924 में एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमारा संविधान ऐसे ही नहीं बन जाएगा, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी, एक संविधान सभा बनानी पड़ेगी। और ये संविधान सभा सिर्फ भारतीयों से मिलकर बनेगी। ये 1934 में एम एन रॉय कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण का जो अधिकार है सिर्फ भारतीयों को है। 1935 में कांग्रेस ऑफिशियली कहती है कि हाँ भाई हमें एक संविधान बनाना है। और 1938 में वयस्क मताधिकार की बात करते हैं पंडित नेहरू। तो इस संविधान सभा को लेकर भारतीय लोगों के ये स्टेटमेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लीजिए कि भैया इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? बच्चा, अगर जब भी हम लोग इस शब्द की बात करते हैं, ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस वर्ड की शुरुआत होती है कहाँ से बच्चा? इंग्लैंड से। इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से एक व्यक्ति है हेनरी मैन। ठीक है, एक व्यक्ति है हेनरी मैन। और हेनरी मैन ने बोला कि ऐसी कोई व्यवस्था जो किसी कानून को बनाएगी वो संविधान सभा कहलाएगी। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शब्द की उत्पत्ति हुई ब्रिटेन से। इसके जनक कौन है? हेनरी मैन। आपसे कोई पूछ सकता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन संविधान सभा, प्राचीन सबसे जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ओल्ड, ये कहाँ है? तो बेटा आप बताएंगे ये है अमेरिका की। अमेरिका की जो संविधान सभा है ये सबसे प्राचीन है, जो 1789 1789 में फिलाडेल्फिया समिट के बाद आपके पास बनी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड किसने दिया? वर्ड दिया हेनरी मैन ने। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे ब्रिटेन के। सबसे पहले संविधान सभा को बनाया किसने? अमेरिका ने। कब बनाया? 1787, जो कि फिलाडेल्फिया समिट के बाद बनी। फिलाडेल्फिया समिट 1787 बेटा, 89 नहीं है, 87, क्योंकि 89 में तो संविधान बन गया। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली, ये किस देश की संविधान सभा है? तो नेशनल असेंबली बेटा जो फ्रांस है, इस फ्रांस की संविधान सभा है। संविधान सभा शब्द की उत्पत्ति भले ब्रिटेन से हुई है, लेकिन ब्रिटेन संविधान सभा को बना नहीं पाया। सबसे किसने बनाया? अमेरिका ने। अमेरिका के बाद किसने बनाया? फ्रांस ने। और फ्रांस ने क्या नाम दिया इसको सर? फ्रांस ने इसको नाम दिया नेशनल असेंबली। और आफ्टर दैट ये इंडिया में आ जाती है। कहाँ जाती है बेटा? ये आपको इंडिया में देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए। तो ये जो मांग है, हम इन मांगों पे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखो, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, मैं इन क्वेश्चंस को निकालता हूँ। यहाँ से जो पॉसिबल क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहला सवाल तो ये बन सकता है कि बच्चा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, ठीक है, ये संविधान सभा
वर्ड किसने दिया, ये शब्द किसने दिया? तो वर्ड इज गिवन बाय हेनरी मेन। किसने दिया बेटा? ये हेनरी मैन ने दिया। हेनरी मैन कहाँ के लेने वाले थे? ब्रिटेन के। ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट सबसे पहले संविधान सभा कहाँ बनी? आप बताएंगे। यूएसए, फिलाडेल्फिया समिट, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। आपसे कोई पूछ सकता है कि नेशनल असेंबली किस देश की संविधान सभा है? आप बता देंगे फ्रांस। ठीक है बेटा, किसकी है? फ्रांस की। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? देखिए, भारत में संविधान की डिमांड को लेकर क्या सवाल बनेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड है, इस डिमांड को लेकर क्या सवाल बनते हैं, आप इसको समझिए। देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहली मांग, फर्स्ट एवर, सबसे पहली बार किसने मांग की? ऑफिशियल, अनऑफिशियल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट टाइम जो मांग की ना बच्चा, फर्स्ट टाइम ये मांग की बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने। कब की बच्चा? ये की 1895। कहाँ की? स्वराज विधेयक। सेकेंड नंबर पर हम लोग 1922, 1922 किसको याद रखते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी कह देते हैं कि भैया, भारत का जो भविष्य है या भारत का जो भाग्य है, ये भारतीय ही डिसाइड करेंगे, 1922 में। और ये कहाँ कहते हैं? ये कहते हैं यंग इंडिया में। कहाँ बोलते हैं बच्चा? इनके द्वारा बोला जाता है यंग इंडिया में, ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया। ठीक है। फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ये संविधान सभा का फर्स्ट टाइम किसने यूज किया भारत में? तो आप बता देंगे ये है स्वराज पार्टी। ठीक है, ये कौन है? ये है स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी बोलती है कि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था बनाओ जैसी व्यवस्था हमें फ्रांस में देखने को मिली थी, संविधान सभा जैसी, ये बना दीजिए। एक व्यक्ति है एम एन रॉय, एक व्यक्ति है एम एन रॉय, और ये 1934 में, 1934 में एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इनके द्वारा पहली बार ऑफिशियल डिमांड रखी जाती है। ऑफिशियल किसकी बेटा? संविधान की। क्लियर है? संविधान की। और ये यही कहते हैं कि जो भारत का संविधान है, वो ऐसी संविधान सभा बनाएगी जो भारतीयों से मिलकर बनी हो। तो यहाँ लगभग सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे कि कैसे संविधान सभा आई, संविधान सभा क्या काम करती है, भारत में संविधान की मांग किस व्यक्ति ने की, कैसे मांग की, सारे सवाल क्लियर। देखिए, ये जो लेक्चर है, ये फैक्चुअल लेक्चर है। आप बहुत पेशेंस के साथ सुनिए, बहुत आसानी के साथ सुनिए, इससे किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। माइंड में रिकॉल कीजिए, हेनरी मैन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शब्द दिया है संविधान सभा। सबसे पहले किसने बनाया? अमेरिका ने। एक फिलाडेल्फिया समिट है 1787 की, 1787 की, उस कन्वेंशन के बाद अमेरिका का संविधान बना 1789 में। फिर नेशनल असेंबली, जो कि आपको देखने को मिलेगी फ्रांस में, उस नेशनल असेंबली कहाँ बन जाती है सर? आपकी फ्रांस में। और इसके बाद फिर इंडिया में संविधान सभा आती। भारत में संविधान की मांग कौन कर रहा है? पीजी तिलक, स्वराज विधेयक, महात्मा गांधी, एम एन रॉय, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू। इन नामों को आप याद रखिए। ये नाम आपसे कोई पूछेगा तो प्लीज़ आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में कमीशन यहाँ से सवाल बनाने में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा कि ऑफिशियल मांग किसने की, अनऑफिशियल मांग किसने की, गांधी जी ने किसमें की, यंग इंडिया में, एम एन रॉय ने कहाँ से की? जेल से, जेल से। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में? 1935 के अधिवेशन में। पंडित नेहरू वयस्क मताधिकार की कब बात करते हैं? 1938-39 में करते हैं। ये सारे फैक्ट हैं, आप इन फैक्टों को याद रखिए बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है, हम लोग लगे हुए थे। अब बात आती है ब्रिटिशर्स की। ठीक है, अब बात आती है ब्रिटिशर्स की। आप इनसे मांग कर रहे हो, मांग कर रहे हो, क्या ये लोग सुनेंगे? नहीं, क्या सुनेंगे सर? अंग्रेज। अब अंग्रेजों की स्थिति भी खराब है सर। क्यों खराब है? क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण अंग्रेजों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, ढेर सारा प्रेशर है। इसीलिए इन्होंने क्या किया? इसीलिए इन्होंने क्या किया? 8 अगस्त, 8 अगस्त 1940, 8 ऑफ अगस्त 1940 को 1 अगस्त ऑफर भेजा। बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त ऑफर, इसको याद रख लेना। हिंदी वाले बच्चे जानते हैं अगस्त प्रस्ताव के नाम से। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया? आप बता देंगे। 8 ऑफ अगस्त 1940।
1940। इसने क्या बोला? ये अगस्त ऑफर बोलता है कि भाई हम हम भारत का संविधान बना देंगे। इनके द्वारा जो डिमांड है, इस डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है। आपसे कोई पूछता है कि भाई जो मांग है ये कब स्वीकार की गई? मांग स्वीकार की गई अगस्त ऑफर में। ठीक है बच्चा, ये मांग को स्वीकार कर लेते हैं कि हम आपका संविधान बनाएंगे। लेकिन संविधान बनाएंगे कब? ये बनाएंगे आफ्टर आफ्टर वॉर। आफ्टर वॉर, युद्ध के बाद हम भारत का संविधान बना देंगे। ये बोला किसने? अगस्त ऑफर ने। एक सवाल यहां से बन सकता है, हम इतने लंबे समय तक संविधान की मांग करते रहे, अंग्रेजों ने कब पहली बार इस बात को एक्सेप्ट किया? आप बताएंगे अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर कब आया? आप बता देंगे 1940 को। ये डेट याद रखिए, 8 ऑफ अगस्त 1940। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये स्वीकार करते हैं हम संविधान बनाएंगे। हालांकि उन्होंने बोला था कि हम युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाएंगे जो ब्रिटिश और भारतीय लोगों से, जो ब्रिटिशर्स एक संविधान सभा बनाएंगे, ऐसा बोला था। और भारत को हम एक डोमिनियन स्टेट का स्टेटस दे देंगे। भारत ने सोचा चलो ठीक है, और फिर युद्ध में हम लोगों ने साथ दिया, आप सारे बच्चे जानते हैं। तो पहली बार कब इन्होंने एक्सेप्ट किया? आप बताएंगे अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर कब का है? 8 अगस्त 1940 का। इसके 2 साल बाद, इसके 2 साल बाद 1942, इसके 2 साल बाद 1942, 1942 में एक मिशन आता है। आप इसको जानते हैं क्रिप्स, क्रिप्स मिशन के नाम से। एक मिशन आया, क्रिप्स मिशन। और इस क्रिप्स मिशन ने बोला कि ठीक है, हम आपका संविधान बना देंगे, हम आपका संविधान बना देंगे। बस एक चीज याद रखिए कि आपका जो डोमिनियन स्टेट है, हम आपको डोमिनियन स्टेट का स्टेटस देंगे, स्टेट का स्टेटस, एक अधिराज्य का दर्जा दे देंगे। हम एक संविधान सभा बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो कि ब्रिटिशर्स, जो कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस दोनों से मिलकर बनेगी। अधिराज्य, अधिराज्य समझिए, डोमिनियन स्टेट मतलब क्या है कि शासन आप लोगों का रहेगा, अंदर की जो व्यवस्था है आप लोग संभालेंगे, और बाहर की जो शासन व्यवस्था है, जैसे विदेशी संबंध, टेली कम्युनिकेशन, आर्मी, फ्लैग, ये सब किसका रहेगा? ब्रिटेन का रहेगा। मतलब भारत का प्रधानमंत्री रहेगा, और जो हेड ऑफ द स्टेट रहेगा वो ब्रिटेन की महारानी रहेगी, ब्रिटेन का क्राउन होगा। तो हमने डोमिनियन स्टेट के स्टेटस को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ऐसी संविधान सभा बनाने से भी मना कर दिया जो ब्रिटिशर्स और भारतीयों से मिलकर बनी हो। तो कांग्रेस ने भी इस मांग को अस्वीकार कर दिया, और जो मुस्लिम लीग है उसने भी इस मांग को यहाँ पर क्या किया? अस्वीकार कर दिया। तो सबसे पहले कब स्वीकारा? अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। क्यों आया? ताकि हम भारत में जो डिस्प्यूट है, जो परेशानियां चल रही हैं, इन परेशानियों का समाधान कर सके। क्लियर है भाई? समझिए। 1942 के बाद 1945 में, 1945 में जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन की राजनीति में बड़े चेंजेस होते हैं। 1945 में ब्रिटेन में कंडक्ट होते हैं इलेक्शन, ब्रिटेन में कंडक्ट होते हैं आपके पास इलेक्शन। और इस इलेक्शन में, इस इलेक्शन में जो सरकार बनती है, जो सरकार बनती है वो बन जाती है किलीमेट एटली की, है ना? ये सरकार बन जाती है किलीमेट एटली की, किलीमेट एटली की। और इससे पहले सरकार किसकी थी? इससे जो पहले सरकार थी वो थी चर्चिल की। चर्चिल से आप सब लोग परिचित हैं, ये एक साम्राज्यवादी नेता था। और किलीमेट एटली की जो पार्टी थी, इस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ था कि हम भारत को आजाद कर देंगे। क्या करेंगे? हम भारत की आजादी, भारत की आजादी को सुनिश्चित करेंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो 1945 में जो इलेक्शन हुए, यहाँ सरकार बनती है किलीमेट एटली की, और किलीमेट एटली अपने वादे को निभाते हैं। और इनके द्वारा 1946 में एक मिशन भेजा जाता है, जिसे आप सब लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन, मंत्र मंत्रिमंडलीय मंत्रिमंडलीय मिशन भी आप इसको कहते हैं। तो 1946 में किलीमेट एटली के द्वारा एक मिशन भेजा गया। ये मिशन कब आया बच्चा? याद रखिएगा, 24 ऑफ मार्च, 24 ऑफ मार्च
1946 को ये इंडिया आ गया। 24 मार्च 1946 को ये मिशन भारत आया। कैबिनेट जो मिशन है बच्चा ये 3 सदस्यीय हुआ करता था। कैबिनेट मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे बच्चा? तो इसमें 3 मेंबर थे। 3 मेंबर कौन कौन से थे? तो आप सब लोग जानते हैं। पहले नंबर पर है पैथिक लॉरेंस। ठीक है, जो पैथिक लॉरेंस है, ये पैथिक लॉरेंस आपको पहले नंबर पर देखने को मिलेगा। पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्यीय एक मिशन था, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्यीय था। तो सबसे पहले आपको कौन देखने को मिल रहा है? पैथिक लॉरेंस। ठीक है भाई, पैथिक लॉरेंस। दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा ए बी एलेक्जेंडर। ए बी एलेक्जेंडर। और तीसरे नंबर पर हमको देखने को मिलता है स्टेट स्टेट फोर्ड स्टेट फोर्ड क्रिप्स। तो अब देखो सवाल क्या बनेंगे बच्चा, समझना। सवाल बनेंगे कि कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया। आप सारे बच्चे बता देंगे कि 24 मार्च 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ये कितने सदस्यीय था? इसमें कितने मेंबर थे? इसमें 3 मेंबर थे। पहले नंबर पर कौन? पेंथिंग लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और स्टेट फोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेट फोर्ड क्रिप्स। जो पेंथिक लॉरेंस है ये भारत सचिव है। जो पेंथिक लॉरेंस है ना बच्चा, ये पेंथिक लॉरेंस क्या है बच्चा? ये भारत सचिव है। ये भारत सचिव है, याद रखिएगा। भारत सचिव। आपसे कोई पूछ सकता है कि इनमें भारत सचिव कौन था? तो पेंथिक लॉरेंस थे, है ना, पेंथिक लॉरेंस थे, याद रखिएगा। एबी अलेक्जेंडर कौन है? तो एबी अलेक्जेंडर ये नेवल मिनिस्टर थे। नेवल मिनिस्टर, रॉयल नेवी के हेड थे। और स्टेट फूड क्रिप्स आपके पास कौन थे? ये ट्रेड एंड कॉमर्स के हेड थे। ट्रेड एंड कॉमर्स के हेड थे। इसको चेयर कौन कर रहा था? एबी अलेक्जेंडर इसके अध्यक्ष थे। एक सवाल पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? एबी अलेक्जेंडर। पेंथिक लॉरेंस कौन थे? भारत सचिव थे। एबी अलेक्जेंडर कौन थे? रॉयल ब्रिटिश नेवी के हेड। और स्टेटफोर्ड क्रिप्स कौन थे? ये व्यापार मंत्री थे। इनको क्यों लाया गया था? क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं 1942 में। इन्होंने रास्ता देखा हुआ है, जल्दी भारत पहुंचना चाह रहे थे, इसीलिए आपके पास ये आए। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने सदस्यीय था? 3 सदस्यीय। पेंथिक लॉरेंस कौन थे? भारत सचिव। एबी अलेक्जेंडर रॉयल नेवी के हिस्सा थे। और स्टेटफोर्ड क्रिप्स ये ट्रेड है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स के हेड थे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा जो कैबिनेट मिशन है, इस कैबिनेट मिशन ने अपना उद्देश्य कब पेश किया? ठीक है, जो कैबिनेट मिशन है ये इंडिया आया है, इसके द्वारा अपना जो उद्देश्य है, उद्देश्य अपना जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को कब पेश किया गया? ये सवाल आपको परेशान कर सकता है। कैबिनेट मिशन ने अपना ऑब्जेक्टिव पेश किया, बच्चा याद रखिएगा, 16 मई 1946। 16 मई 1946 को इन्होंने बताया कि भारत क्यों आए हैं। भारत कब आए? 24 मार्च। और फिर ये भारत की राजनीति को समझते रहे। और फिर इन्होंने अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपना जो उद्देश्य है, ये कब बताया? ये बताया 16 मई 1946 को। क्या उद्देश्य बताया सर? इनके दो उद्देश्य थे। दो उद्देश्य याद रखिएगा। एक होता है मेन, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मेजर। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? और एक था माइनर। ठीक है, एक था आपके पास माइनर। दो उद्देश्य थे। क्या एक उद्देश्य के साथ आए थे? क्या नहीं, किसके साथ आए थे? दो उद्देश्य के साथ। पहला क्या था बच्चा? पहला था आपके पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सबसे जो पहला काम था वो था कि इनको संविधान सभा का गठन करना था। इसको भेजा ही इसलिए गया था कि आप जाइए संविधान सभा का गठन करके आइए और भारत का संविधान बन सके। और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो था इंतरिम गवर्नमेंट, है ना, इंतरिम सर गवर्नमेंट या इंतरिम सरकार। तो उसके पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव थे? आप बताएंगे। कैबिनेट मिशन के दो ऑब्जेक्टिव थे। ये आया कब? ये आया था बेटा 24 मार्च। ये 24 मार्च 1946 को। अपना उद्देश्य कब पेश किया? 16 मई को।
एक उद्देश्य क्या है, संविधान बनाना, संविधान सभा बनाना, और दूसरा उद्देश्य क्या है, अंतरिम सरकार बनाना, इंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। अब सारे बच्चे जानते हैं कि जो 2 सितंबर, 2 सितंबर 1946, 1940 को भारत की अंतरिम सरकार बनती है। भारत की जो अंतरिम सरकार है, इस अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं, इसके जो उपाध्यक्ष हैं, ये उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित नेहरू को, पंडित नेहरू को। और भी अलग अलग मंत्रालय थे, बट आप ये याद रखिए कि कब बनी, 2 सितंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब किया गया बच्चा, तो आप बता देंगे कि जो जुलाई जुलाई 1946, 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। अभी तक की सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। फैक्चुअल डेटा है, थोड़ा परेशान कर सकता है, हमें परेशान नहीं होना है। देखो, अगस्त ऑफर आया 1940 में, अगस्त ऑफर। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, 1942 में। और कैबिनेट मिशन आया 1946 में, 1946 में। तो सवाल बन सकता है कि किस मिशन की सिफारिश पर किसने रिकमेंड किया कि संविधान सभा बनाओ। आप बताएंगे कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, 3 सदस्य थे, 3 सदस्य आपके पास था, और इसने संविधान सभा का गठन यहाँ पर कर दिया। भारत की संविधान सभा आपके पास बन जाती। ठीक है भाई। अब जो संविधान सभा है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं कि संविधान सभा ने क्या किया। ठीक है भाई, चलिए देखो, हेडिंग लगा रहे हैं संविधान सभा, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हिंदी शॉर्ट में लिख देता हूँ, CA। ठीक है, CA, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बच्चा समझिएगा, संविधान सभा का गठन कब किया गया बच्चा, ये किया गया जुलाई 1946 में। कब किया गया, जुलाई 1946, 1946। ठीक है, चलिए। तो 1946 में किया गया। इसके जो टोटल मेंबर थे, टोटल सीट या टोटल मेंबर, टोटल मेंबर यहाँ पर हुआ करते थे 389। कैसे होते थे बच्चा, 389, 389। ये जो 389 है, इनका भी क्लासिफिकेशन है, इनका भी वर्गीकरण है। 389 में आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि 292, 292 जो सीटें हैं, ये ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत की हुआ करती थी। 93 जो सीट्स हैं, ये प्रिंसली स्टेट की होती थी। और 4 जो सीट हैं, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की हुआ करती थी। तो संविधान सभा की टोटल सीटें कितनी थी, 389, 389 याद रखिएगा। क्लियर है भाई। इसमें ब्रिटिश प्रांत के पास कितनी सीटें थी, 292। प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतों के पास 93। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जहां एक पुलिस अधिकारी का शासन करता था, इनकी सदस्य संख्या कितनी थी बच्चा, इनकी सदस्य संख्या आपके पास 4 थी। क्लियर है, चलिए। तो 389 सीटें थी। इनको चुनने का आधार क्या था, हमने किस आधार पर इनको चुना। तो बच्चा, जब भी हम लोग यहाँ पर आधार की बात करेंगे, जब भी हम लोग यहाँ पर बेस की बात करते हैं, क्या इसका बेस था, क्या क्राइटेरिया था, दो हैं, दो। एक तो हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। तो एक बात याद रखिएगा कि 10 लाख की आबादी पर एक सीट चुनी गई थी, 10 लाख की आबादी पर एक सीट। उस समय भारत की जो आबादी है, लगभग 40 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। तो 10 लाख की आबादी पर एक सीट को चुना गया। और अगर हम बात करते हैं कि कितने समूह में इन सीटों को बांटा गया था, कितने समूह में या कितने ग्रुप में इन सीटों को बांटा गया था, तो बच्चा याद रखिएगा, यहाँ पर 3 समूह हुआ करते थे, 3 समूह। एक था आपके पास सामान्य, सामान्य, जिसे आप लोग कह सकते हैं जनरल। एक था यहाँ पर सिख, सिख। और एक जो समूह था, वो आपके पास था मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम। तो अब समझिए, सवाल पूछा जाएगा कि संविधान सभा के जो चुनने का आधार था, कितनी सीट पर एक, कितनी आबादी पर एक सीट, 10 लाख की आबादी पर कितने वर्गों में बांटा गया, आप बता देंगे। 3 वर्गों में इसको बांटा गया। हाँ, 30।
तो कितने वर्गों में इसको बांटा गया? आप कह देंगे 3 वर्गों में इसको बांटा गया, सामान्य, सिख और मुस्लिम। ठीक है, सामान्य, सिख और मुस्लिम, इसमें इनको यहाँ पर क्या किया बच्चा? डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझिए। तो जुलाई 1946 में क्या हुआ? इलेक्शन हुए। कितनी सीटें थी? 389। ब्रिटिश प्रांत को कितनी मिली? 292। प्रिंसली स्टेट को कितनी मिली? 93। और चीफ कम्युनिस्ट क्षेत्रों को कितनी मिली? आप बता देंगे बच्चा, यहाँ पर 4 सीटें मिल जाती हैं। कितनी मिलती हैं? 4 सीटें मिल जाती हैं। चलिए, कितनी आबादी को बेस माना? हमने पॉपुलेशन को माना 10 लाख। कितने समूह में इसको डिवाइड किया? आप बता देंगे 3 समूह हैं, सामान्य, सिख और मुस्लिम। चलो भाई, समझते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर, जो संविधान सभा है, इसमें जो निर्वाचन है, ये निर्वाचन किस तरीके से किया गया था? इलेक्शन किस तरीके से किया गया था? ये आपसे कोई पूछ सकता है। जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन, अब जब भी हम लोग इस इलेक्शन की बात करेंगे, इसमें 3 चीजें बेटा आपसे कोई पूछ सकता है। जब भी मैं इस इलेक्शन की बात करता हूं, तो यहाँ पर 3 चीजें आपसे कोई पूछ सकता है। पहला पूछा जाएगा निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली। इलेक्शन का जो मेथड है, ये मेथड आपके पास क्या? फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि मत प्रणाली। सेकंड, आपसे कोई पूछ सकता है कि मत प्रणाली, वोटिंग किस तरीके से कराई गई। और तीसरे नंबर पर आपसे कोई पूछ सकता है प्रकार। प्रकार, किस टाइप से यहाँ पर वोटिंग आपके पास की गई। देखिए, निर्वाचन प्रणाली की जब भी हम लोग बात करते हैं, निर्वाचन प्रणाली की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। यहाँ पर हमने क्या लिया बेटा? आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रतिनिधित्व। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हमने चुना। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सबको हमने एक समान अनुपात में डिवाइड किया, उसके आधार पर इलेक्शन कराया। मत प्रणाली कौन सी है सर? मत प्रणाली एकल संक्रमणीय। कौन सी बच्चा? एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और प्रकार कैसा था बच्चा? आप कह देंगे यह एक अप्रत्यक्ष था। ठीक है, कैसा था बच्चा? ये आपके पास एक अप्रत्यक्ष प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि जो मेथड है, निर्वाचन की मेथड है, मेथड ऑफ इलेक्शन, आप बता देंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व। हमने सबको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया, मतलब सबको समान अनुपात में डिवाइड करके फिर हमने एक वोट की वैल्यू निकाली। आपसे कोई पूछ सकता है कि मत प्रणाली एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से चुना गया, और प्रकार कैसा था, टाइप कैसा था? आप बता देंगे अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ? जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा को हम लोगों ने डायरेक्ट नहीं चुना, इनडायरेक्ट तरीके से चुना गया। जो प्रांतीय विधानसभाओं के लीडर थे, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। ऐसा माना गया कि जनता के प्रतिनिधियों ने ही संविधान सभा को चुना है, तो जनता ने ही चुना है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुनी गई सभा थी। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा डायरेक्ट इलेक्टेड थी बाय द पब्लिक? नहीं बेटा, जनता ने नहीं चुना, जनता के प्रतिनिधियों ने चुना है। संविधान सभा को हमने समानुपातिक प्रतिनिधियों से नहीं चुना, नहीं, हमने इक्वल जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही चुना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से चुना है, और इसका प्रकार आपके पास कैसा है? अप्रत्यक्ष है। तो इलेक्शन के बारे में आपसे कोई पूछेगा, आप बता देंगे कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे कौन कौन से यहाँ पर थे। अब देखो बच्चा, पार्टी जो संविधान सभा चुनी गई है, इस संविधान सभा में 296 सीटें ऐसी हैं, 296 सीटें हैं जिन पर इलेक्शन होना चाहिए। तो आपसे कोई एक सवाल पूछ सकता है कि संविधान सभा की जो 389 सीटें थी, इनमें इलेक्शन कितनी सीटों पर हुआ? तो बच्चा, इलेक्शन हुआ 296 सीटों पर। कितनी सीटों पर हुआ? 296 जो सीटें हैं, इन पर इलेक्शन कंडक्ट कराया गया। क्यों सर? बेटा, जो बाकी की 93 सीटें हैं, ये तो प्रिंसली स्टेट हैं, देसी रियासतें हैं, इनके सिर्फ प्रतिनिधि आएंगे, इनका नॉमिनेशन किया जाएगा। तो इलेक्शन कितने पर होगा? 296 जो सीटें हैं, ये 296 सीटों पर, 296 सीटों पर आपके पास इलेक्शन हुआ। अब इनमें जो इलेक्शन हुआ है, जो इलेक्शन हुआ है बच्चा, याद रखिएगा, इसमें से 208 सीटें, 208 जो सीटें हैं, ये किसको मिलती हैं बच्चा? ये मिल जाती हैं कांग्रेस को, 208 सीटें।
इनमें से जो 79 सीटें हैं ये मिलती हैं मुस्लिम्स को, ठीक है, मुस्लिम जो लीग है इस मुस्लिम लीग को मिल जाती हैं, ठीक है। तो 208 सीटें किसके पास हैं? कांग्रेस के पास। 79 सीटें किसके पास हैं? ये मुस्लिम के पास हैं। और जो चार सीटें हैं बेटा, ये चार सीटें किसके पास हैं? ये हैं सिखों के पास, ये हैं सिखों के पास। आप इनको एक बार काउंट कर लीजिएगा, है ना। आप इनको एक बार काउंट कर लीजिएगा तो इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, अब इसको ये पूछ सकता है कि इसमें कांग्रेस को कितने मिली? 208 सीटें। मुस्लिम लीग को कितने मिली? 79। सिखों को कितने मिली बेटा? आपके पास 4 सीटें मिल गई, ठीक है भैया। चलिए, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो विमेंस हैं, इन विमेंस को कितनी सीटें थी संविधान सभा में? जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो आपसे कोई पूछेगा, बच्चा आप लोग बता देंगे 15 सदस्य संख्या थी, 15। आपसे कोई पूछेगा जो एससी है, इस एससी की सदस्य संख्या कितनी है? तो एससी की सदस्य संख्या आपको देखने को मिलेगी 26, ठीक है। ये थी कितनी? 26। और जो एसटी है, इस एसटी की सदस्य संख्या आपको देखने को मिलती है 33, 33। तो कितनी महिलाएं थी? आप बता देंगे 15। एससी के कितने लोग थे? 26। एसटी के कितने थे? 33। तो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, है ना, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, बेगम रसूल, एजाज बेगम, है ना, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं हैं। इनकी संख्या बेटा कितनी थी? 15 थी। एससी से कितने थे? 26। और एसटी से कितने थे? तो आप बता देंगे एसटी से जो सदस्य थे इनकी संख्या हुआ करती थी आपके पास 33, ठीक है बेटा। कितनी होती थी? 33। चलिए, एक महिला सदस्य हैं, इनका नाम है, याद रखिएगा, बेगम एजाज रसूल, है ना, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। और जो बेगम एजाज रसूल है ना बेटा, ये एक एक मात्र मुस्लिम महिला है, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला है, बेगम एजाज रसूल। कौन है बेटा? ये मुस्लिम महिला है। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। एनी मस्करीनी, एक और नाम याद रखिएगा, एनी मस्करीनी, एनी मस्करीनी। ये एकमात्र प्रिंसली स्टेट से आई हुई महिला थी। और ये कहाँ से आई थी? ये आई थी बेटा कोच्चि से। ये आई थी कहाँ से? कोच्चि से। क्लियर है भाई? बेगम एजाज रसूल ये बेटा महिला है, एकमात्र मुस्लिम महिला। एनी मस्करीनी ये एकमात्र प्रिंसली स्टेट से आई हुई महिला है। और ये कहाँ से आई थी? कोच्चि से, ठीक है, कोच्चि से। दक्षाइनी, दक्षाइनी बेलाउद्दीन, बेलाउद्दीन, दक्षानी बेलाउद्दीन, ये एकमात्र एससी की महिला है। ये एकमात्र एससी की महिला है जो कहाँ से आई थी? ये आई थी मद्रास से, ठीक है। ये कहाँ से आई हैं? ये आई मद्रास से। इतने सारे फैक्ट सर कैसे याद रखेंगे? बेटा रखना तो पड़ेगा, है ना, रखना तो पड़ेगा। फैक्ट है, हमारे काम के हैं, ठीक है। हम इन फैक्टों को यहाँ पर याद तो रखना पड़ेगा। देखिए, तो जो इलेक्शन है, इलेक्शन बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार आपके पास बन जाता है कि सर आप हमें इलेक्शन को लेकर एक बार बता दीजिए किसके पास कितनी सीटें रहीं। तो देखो बच्चा, जो इलेक्शन हुआ है ना, ये 296 सीटों पर हुआ है, 296 सीटों पर। और 296 सीटों पर क्यों हुआ है? क्योंकि 73 जो सीट्स है ना, ये प्रिंसली स्टेट के पास है। सॉरी, 93 जो सीट्स है ना, ये प्रिंसली स्टेट के पास है। इन पर तो नॉमिनेशन होगा, इन पर इलेक्शन नहीं होगा। यहाँ नॉमिनेटेड प्रतिनिधि रहेंगे। तो इलेक्शन कितने जगह होगा सर? 296 पर, ठीक है। हमने इसका क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है कि 296 जो सीटें हैं, इनमें जो सीट्स आपके पास मिली हुई है ना, जो सीट्स आपके पास मिली हुई हैं, इसमें 208, ठीक है, 208, 208 सीट है बेटा, ये कांग्रेस के पास आई, है ना। यहाँ पर 208 सीटें हैं, ये कांग्रेस के पास आती हैं। और इसमें जो 73 सीट्स हैं, 73 जो सीट्स हैं, ये मुस्लिम लीग को मिल जाती है, मुस्लिम लीग, याद रखिएगा। और जो अदर हैं, अदर 15 सीट ये अदर लोगों के पास चली जाती हैं। तो आफ्टर इलेक्शन इन सीटों पर किसको कितनी सीटें मिली, ये आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। बच्चा 208 मिली है कांग्रेस को, 73 सीट मिली है मुस्लिम लीग को,
और 15 सीटें मिली है अदर में। सर ये अदर में कौन आएगा? देखिए इस अदर में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी जैसे हम लोग साम्यवादी पार्टी के नाम से जानते हैं, इसमें आपके पास आ जाएगा जो फार्मर्स पार्टी है, फार्मर पार्टी, किसान पार्टी आ जाएगा। इसी में आपके पास आ जाएंगी लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की पार्टीज हैं, उनको एक एक दो दो सीटें मिल गई हैं। तो ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि किसको कितनी सीटें मिली। बच्चा ये जो लेक्चर है ये लेक्चर फैक्चुअल है और यहाँ बहुत सारे फैक्ट हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो ये सारी कहानी आपके पास घटित हो चुकी है। यहाँ अंतरिम सरकार भी आपके पास बन चुकी है, आप इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर जो अंतरिम सरकार है ये भी आपकी बन चुकी है। इस अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष हैं पंडित नेहरू और अध्यक्ष हैं माउंटबेटन। माउंटबेटन अभी भी भारत के वायसरॉय हैं क्योंकि भारत को आज़ादी नहीं मिली है। अंतरिम सरकार और पूर्ण सरकार के बनने के पहले जो सरकार बनती है आप उसे अंतरिम, इंतरिम गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और इसके हेड अभी भी माउंटबेटन है, इसके उपाध्यक्ष पंडित नेहरू हैं और होम मिनिस्टर जो हैं वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो हमने संविधान सभा को बना दिया है, संविधान सभा के सदस्य संख्या आपको बता दी है। अब संविधान सभा बन चुकी है, अब इस संविधान के द्वारा वर्किंग स्टार्ट की जाएगी, इसके द्वारा अपनी कार्यवाही स्टार्ट की जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कार्यवाही की। और जब भी आप लोग कार्यवाही की बात करेंगे तो इस कार्यवाही में है ना, इसकी जो वर्किंग है, इस वर्किंग के अंतर्गत सबसे बड़ा एक जो सवाल है जो हर एक बच्चे को परेशान करता है वो है कि इसकी कितने आपके पास सत्र होते हैं। जो हमारी संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CA, इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कार्यवाही वर्किंग, इसमें कितने सत्र होते हैं। सत्र को बच्चा आप लोग यहाँ पर जानते हैं सेशन के नाम से। तो सत्र की जब भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 12 सत्र होते हैं, 12 कैसे होते हैं आपसे चर्चा करेंगे। और इसकी कितनी बैठकें हुई, कितनी बैठकें होती हैं। मीटिंग्स की अगर आपसे कोई बात करेगा तो बच्चा जो मीटिंग्स है ना, ये मीटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर 167, 167 सत्र। एक बड़ी व्यवस्था है, जैसे मानसून सत्र होता है, जैसे विंटर सेशन होता है। इस मानसून सेशन में हर दिन ये लगातार बैठते रहते हैं। तो जो एक लंबा टाइम पीरियड है वो सेशन है। इस टाइम पीरियड में कई बार ये लोग मिलते हैं, वो आपके पास बैठ के। हम लोगों को ऐसा लगता है कि संविधान सभा की सिर्फ 12 बैठकें हुई, नहीं बेटा, इसके 12 सत्रों का आयोजन किया गया। बैठकें इसकी 167 हुई हैं, 167 मीटिंग्स यहाँ पर हुई हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लियर है भाई? तो संविधान सभा ने अपने जो कार्यवाही है इसके लिए कुछ सत्रों का आयोजन किया गया और कुछ बैठकों का आयोजन किया गया। ऐसे सवाल आपसे यहाँ पर कोई पूछ सकता है, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो इसकी जो पहली बैठक है, इसकी जो प्रथम 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 सत्र, समझिएगा, इसका जो प्रथम सत्र है, ये प्रथम सत्र आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया इसका जो पहला सत्र है, फर्स्ट सेशन, ये फर्स्ट सेशन आपके पास कब स्टार्ट हुआ। तो बच्चा इसका जो पहला सेशन है ना, ये पहला सेशन 9 दिसंबर से लेके, कब से, 9 ऑफ दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर, 23 दिसंबर 1946 तक देखने को मिलेगा। 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक आपको देखने को मिलेगा। और इस सत्र की जब भी हम लोग बात करेंगे, इस पहले सत्र में 11 मीटिंग्स होती हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो पहला सत्र है इसमें कितनी मीटिंग्स होती हैं, इसमें 11 मीटिंग होती हैं। पहला सेशन 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक हुआ, इसमें 11 मीटिंग्स होती हैं। और ये जो पहला सत्र है ये सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है आप समझिएगा। जैसे जब हम लोग इसकी मीटिंग्स की बात करेंगे, जब हम लोग इसकी मीटिंग्स की बात करेंगे तो आप इसकी मीटिंग में देखेंगे बच्चा, समझिएगा कि जो पहली मीटिंग है ना, पहली इनकी जो मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग, ये फर्स्ट मीटिंग कब हुई।
पहली जो इसकी मीटिंग हुई बच्चा, ये होती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हो जाती है। इस पहली बैठक होती कहाँ पर है? तो बच्चा ये होती है दिल्ली में। कहाँ पर होती है? दिल्ली। और दिल्ली में एक हॉल है जिसे आप लोग जानते हैं सेंट्रल हॉल के नाम से। अब सवाल ये बनेगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये दिल्ली में हुई या बॉम्बे में? आप बता देंगे दिल्ली में हुई। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर होती है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ होती है? सेंट्रल हॉल पे होती है, सेंट्रल हॉल में। अब सवाल ये बनेगा कि इसमें क्या हुआ? बच्चा समझिएगा, इस मीटिंग में पहले, है ना, पहले टेम्परेरी 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 चेयरमैन, पहले टेम्परेरी चेयरमैन, पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं और वो हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद नंद सिन्हा। आपसे कोई पूछेगा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष या संविधान सभा के पहले टेम्परेरी या पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमने फ्रांस से लिया। ये जो व्यवस्था है इसको फ्रांस से लिया गया कि जो आपके पास वरिष्ठ वरिष्ठतम वरिष्ठतम सदस्य होगा, जो भी आपके पास सीनियर मोस्ट सदस्य होगा, हम उसको अस्थायी अध्यक्ष बना देंगे। तो पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का पहला जो अस्थायी अध्यक्ष है ये कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाए गए? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, सबसे सीनियर मोस्ट यही थे। ये परंपरा को कहाँ से लेकर आए हैं? ये परंपरा को हम लोग लेकर आए हैं फ्रांस से। जब फ्रांस की नेशनल असेंबली की बैठक हुई, नेशनल असेंबली की बैठक हुई तो याद रखिएगा वहां पर इस परंपरा का पालन किया गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। अब एक सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया इनके नाम का जो प्रस्ताव है, ये जो प्रपोजल आप इसको कहते हैं, प्रपोजल या प्रस्ताव, ये किसने दिया? बच्चा ये दिया जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी के द्वारा इनके नाम का प्रपोजल जे.बी. कृपलानी ने दिया। और जे.बी. कृपलानी कहते हैं कि जो फ्रांस ने किया था वैसा ही हम लोग करते हैं। सबसे जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है उसको अध्यक्ष यहाँ पे बना देते हैं। अब यहाँ से एक सवाल बनता है कि संविधान सभा में सबसे पहली स्पीच किसने दी? सबसे पहली जो स्पीच है या सबसे पहला जो भाषण है ये किसने दिया? बच्चा ये दिया है जे.बी. कृपलानी ने। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले टेम्परेरी या अस्थायी अध्यक्ष हैं। इस व्यवस्था को हमने फ्रांस से अपनाया है और इस व्यवस्था का प्रपोजल दिया किसने? जे.बी. कृपलानी ने। तो संविधान सभा में सर्वप्रथम बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी ने ही सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रपोजल दिया था कि इनको हम बनाते हैं हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और क्यों बनाते हैं, आप इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा। क्यों बनाते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये सबसे सीनियर मोस्ट है। इस पहली बैठक में, इस पहली बैठक में कितने मेंबर आपके पास शामिल हुए? तो पहली बैठक में बच्चा 207 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। 207। इस पहले सत्र में, इस पहले सत्र में कितने लोग आए? तो इस पहले सत्र में 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। ये दोनों शब्द बेटा अलग अलग हैं। पहली मीटिंग में कितने लोग आए? 207। और इस पहले सत्र में कितने लोग आए? 211। ठीक है भाई, 211। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष हैं, ये पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो गया है। जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो महिला सदस्य हैं, इस पहले सत्र में जो महिला सदस्य हैं, इन महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? विमन मेंबर कितने थे? आपसे कोई पूछ सकता है कि जो विमेन्स हैं इनकी संख्या कितनी थी? बच्चा ये 10 थी। ये कितनी थी? 10 थी। आपसे कोई पूछ सकता है कि इस पहली बैठक में सबसे ज़्यादा मेंबर कहाँ से आए? मैक्सिमम जो मेंबर है ये कहाँ से आए? तो बच्चा ये आते हैं मद्रास से। कहाँ से आते हैं? मद्रास से। अब एक सवाल आपको परेशान कर सकता है दोस्त, हमारी जो संविधान सभा है इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मैक्सिमम मेंबर है, मैक्सिमम जो मेंबर है ये थे आपके पास यूनाइटेड प्रोविंस से। यूनाइटेड प्रोविंस या जैसे आप लोग कहते हैं यूपी, संयुक्त प्रांत, यूपी से सर्वाधिक सदस्य थे। लेकिन पहली बैठक में सर्वाधिक लोग कहाँ से शामिल हुए? तो पहली बैठक में सर्वाधिक लोग शामिल हुए मद्रास से।
पहली मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुई? 9 दिसंबर को। और 9 दिसंबर 1947 को कहाँ पर होती है बच्चा? दिल्ली। दिल्ली का जो केंद्रीय हॉल है, इस केंद्रीय हॉल में होती है। और सच्चिदानंद सिन्हा को हम पहले अस्थायी अध्यक्ष, एक टेम्परेरी चेयरपर्सन है, अस्थायी अध्यक्ष हैं। इस परंपरा को फ्रांस से लाया गया और जेबी कृपलानी ने इनके नाम का प्रपोजल दिया। जेबी कृपलानी ने इनके नाम का प्रपोजल दिया। इस बात पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पहली बैठक में ही इस पहली बैठक में ही उपाध्यक्ष पे, अच्छा, जो हमारी संविधान सभा है, या जैसे आप लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहते हैं, असेंबली, इसके उपाध्यक्ष को लेकर बड़ी दिक्कत है ना। इसके जो डिप्टी चेयरमैन है, या हिंदी में हम इनको उपाध्यक्ष कहते हैं, उपाध्यक्ष को लेकर बड़ी दिक्कत है। उपाध्यक्ष, अच्छा समझिएगा, उपाध्यक्ष या डिप्टी चेयरमैन। अच्छा, एक जो सवाल है ना उपाध्यक्ष वाला, बेटा अभी तक किसी किताब में दिया ही नहीं गया था। लास्ट ईयर जब एमपी के पेपर होते हैं, एमपी में जो सिविल जज का पेपर होता है वहां पर, या फिर जो एमपी पीएससी पेपर लेती है, तब एक बढ़िया सवाल पूछा गया। इससे पहले किसी किताब में इसका जिक्र नहीं था, ना ही एनसीईआरटी में, ना ही आपके पास कोई लक्ष्मीकांत या किसी भी किताब में इसका जिक्र आपके पास नहीं था। याद रखिएगा, ये सवाल क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया कि भैया जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष ये दो तरीके के थे। एक आपके पास है मनोनीत, है ना। एक जो उपाध्यक्ष है आपके पास बेटा, ये मनोनीत है। मनोनीत को आप लोग बोलते हैं नॉमिनेटेड। कैसा बोलते हैं बच्चा? नॉमिनेटेड। ये कौन थे? ये थे फ्रैंको एंथनी, ठीक है बच्चा। कौन थे? फ्रैंको एंथोनी, एंथोनी याद रखिएगा, फ्रैंको एंथोनी। आपसे कोई पूछ सकता है कि इलेक्टेड 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 डिप्टी चेयरपर्सन कौन है? तो बच्चा याद रखिएगा, इसमें जब भी हम लोग इलेक्टेड डिप्टी चेयरपर्सन की बात करेंगे तो दो नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। एक है एच.सी. मुखर्जी, एक नाम आपको याद रखना है एच.सी. मुखर्जी, मुखर्जी। और एक नाम आपको याद रखना है बी.टी. कृष्णामचारी, है ना, कृष्णामचारी। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके उपाध्यक्ष रहे हैं। देखो, फ्रैंको एंथनी इसके नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरपर्सन थे, जबकि एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामचारी आपके पास क्या है? बी.टी. कृष्णामचारी ये इसके इलेक्टेड उपाध्यक्ष हैं। तो पहली मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें हो गई बच्चा। ये आपके पास बने थे 25 जनवरी 1947 में, और ये बने थे जुलाई जुलाई 1947 में, और ये बने थे आपके पास 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। तो ऐसे सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि किस व्यक्ति को कब यहाँ पर बनाया गया। अध्यक्ष की बात हो चुकी है, उपाध्यक्ष की बात हुई है, 9 दिसंबर आपके पास हो चुका है। सेकंड मीटिंग, सेकंड जो मीटिंग होती है बच्चा, और ये वाला जो सवाल भी है, ये इस बार एमपीपीएससी ने क्लियर किया है कि जो सेकंड मीटिंग होती है ना संविधान सभा की बच्चा, ये आपके पास होती है 10 दिसंबर को। सेकंड मीटिंग होती है 10 दिसंबर को, और इस 10 दिसंबर में जो चेयरपर्सन है, जो अध्यक्ष है, इस अध्यक्ष के के प्रस्ताव पर चर्चा होती है। अध्यक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा, मतलब जो ड्राफ्ट है कि किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये चर्चा आपके पास हुई कब? 10 दिसंबर को। फिर इसकी जो तीसरी मीटिंग है, इसकी जो थर्ड मीटिंग है बेटा, तीसरी मीटिंग, ये आपके पास होती है थर्ड मीटिंग ये होती है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को। और इस दिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, या आपसे कोई पूछ सकता है कि जो परमानेंट है ना, स्थायी अध्यक्ष, या जैसे आप लोग बोलते हैं कि परमानेंट चेयरमैन कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। अब सवाल एक और बन गया बच्चा कि स्थायी अध्यक्ष कौन बना? स्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष कब बने? तीसरी मीटिंग में। और तीसरी मीटिंग कब हुई बेटा? ये हुई 11 दिसंबर को। सर ये क्या पढ़ा रहे हो बेटा? ये सच्चाई है ना। कौन है स्थायी अध्यक्ष आपके पास? कौन बने? तो आप लोग बता देंगे, ये बनते हैं बेसिकली राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है कि इनका जो नाम है ये किसने अनाउंस किया? इनका जो नाम है ये किसने अनाउंस किया? तो बच्चा याद रखिएगा, जो सच्चिदानंद सिन्हा है,
इन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही इस नाम को अनाउंस किया गया था। और ये कैसे बने थे? ये निर्विरोध बने थे, इनका कोई अपोनेंट नहीं था, है ना। ये निर्विरोध निर्विरोध बने हुए हैं, इनका कोई भी अपोनेंट करने वाला नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। तो सेकंड मीटिंग में क्या हुआ, हमने अध्यक्ष के प्रस्ताव का, जो चेयरमैन है इस चेयरमैन का ड्राफ्ट तैयार कर दिया कि भैया कौन व्यक्ति आपका चेयरमैन बनेगा। और तीसरी मीटिंग में पहले स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, 10 दिसंबर 11 दिसंबर। अब जो फोर्थ मीटिंग होती है, चौथी फोर्थ, और ये जो इसकी मीटिंग है बच्चा, ये आपके पास होती है फोर्थ मीटिंग 12 दिसंबर। कब होती है? 12 दिसंबर 1946। यहाँ क्या होता है सर? यहाँ जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कि हमें क्या पेश करना है। और इसके बाद जो पांचवी बैठक है, इसके बाद जो पांचवी बैठक है बच्चा, ये पांचवी मीटिंग आपके पास होती है। पांचवी मीटिंग होती है, कब होगी बच्चा? ये होगी आपके पास 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 फिफ्थ मीटिंग। इस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, है ना, ओ आर लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, या हिंदी में आप इसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया? तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू। किसने इसको पेश किया बच्चा? जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये कब एक्सेप्ट हुआ, कब एक्सेप्ट किया गया? तो आप बता देंगे 22 जैन 1947, 1947। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया बच्चा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आया? तो हम सारे बच्चे जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, इस स्वरूप के बारे में चर्चा की गई थी कि हमारा जो नेचर है ये कैसा रहेगा। हम भारत को एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन बनाना चाहते हैं। हम सोवरेनिटी पे फोकस करेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करेंगे, इक्वलिटी, फेटर्निटी, और इन सारी चीज़ों को हमारे संविधान में बनाने वाले हैं। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके भारत के संविधान की प्रस्तावना बन जाता है। अब समझिएगा कि कभी कभी आपके द्वारा किए गए छोटे काम भी कितने बड़े बन जाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव सिर्फ इसलिए पेश किया गया था कि हम बताना चाह रहे थे कि हम क्या बनाने वाले हैं, और यही आगे जाके हमारे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। आप इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया, और ये 22 जनवरी 1947 को आपके पास क्या हुआ? पेश हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है बच्चा, समझिए, एक और डेट देखो, 29 अगस्त 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनाई गई, विच इज योर ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। एक कमेटी बनाई जाती है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे आप लोग बोलते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और ये जो समिति है ना बेटा, प्रारूप समिति, ये 7 सदस्यीय थी। इसमें कितने मेंबर थे? तो आप लोग बता सकते हैं कि 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे। इसके जो हेड है, हेड, तो हेड हुआ करते थे बी आर अम्बेडकर साहब। बी आर अम्बेडकर साहब इसके हेड हुआ करते थे। अच्छा, बी आर अम्बेडकर साहब से एक सवाल पूछा जाता है, क्या ये कांग्रेस के मेंबर थे क्या बेटा? नहीं थे, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इनका जो इलेक्शन हुआ था, इनका जो इलेक्शन हुआ था, ये वेस्ट बंगाल से हुआ था, बंगाल से हुआ था। अब बंगाल चला गया पाकिस्तान में, तो फिर इनको हमने क्या किया बेटा, जो बॉम्बे है, इस बॉम्बे से इनका नॉमिनेशन किया गया। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका दो जगह से नॉमिनेशन हुआ है बी आर अम्बेडकर? देखो, प्रारूप समिति ने क्या किया, इसने संविधान का प्रारूप बनाया, और इसीलिए हम बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो ड्राफ्ट है वो इसी कमेटी के द्वारा बनाया गया, और इसको हेड कौन थे? इसके हेड थे बी आर अम्बेडकर। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे इसमें बेटा। कितने थे? 7 थे। और बी आर अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य यहाँ पर नहीं थे, नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा।
अब एक व्यक्ति है बच्चा, आप इनका नाम याद रखिएगा, B.N. राव। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको भुला दिया है, B.N. राव को। बेटा इन्होंने, ये क्या थे, ये ये आपके पास लीगल एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर आप कह सकते हैं। यह आपके पास संवैधानिक सलाहकार थे, और इनके द्वारा भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट बनाया गया था ना, जो प्रारूप बनाया गया था, तो एक्चुअल प्रारूप बनाने वाले व्यक्ति बेटा ये हैं। और इस कमेटी ने इस पे सिर्फ बहस की, इन्होंने जो प्रारूप बनाया था ना उस पर सिर्फ बहस की और उसको सुधार के भारत का संविधान बनाया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं, ये B.N. राव हुआ करते थे। कितने बड़े व्यक्ति होंगे कि ये सिविल सर्विसेज से आते थे, और इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया था उसी को बेस बना के संविधान बनाया गया। हालांकि उसमें बहुत सारे संशोधन किए जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसने, लेकिन फिर भी संवैधानिक सलाहकार का नाम आपसे कोई पूछ सकता है, B.N. राव है बच्चा, याद रखिएगा। ठीक है भाई। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी? 29 अगस्त 1947, 1947 को। और इन्होंने भारत के संविधान को बनाया, इन्होंने मिलकर भारत के संविधान को बनाया। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब संविधान बनाया गया बेटा, इसकी रीडिंग पूछी जाती है कि संविधान की जो रीडिंग है, कि कितनी रीडिंग्स आपके पास हुई हैं। रीडिंग्स, इनको हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं वाचन। वाचन, तो हमारे संविधान के 3 वाचन हुए हैं, 3 आपके पास रीडिंग हुई है, याद रखिएगा। इन 3 रीडिंग को आप लोग ऐसे याद रखते हैं, फर्स्ट रीडिंग, ठीक है, आप ऐसे याद रखते हैं बेटा, फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग प्रथम वाचन, सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग, और एक हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड रीडिंग, तृतीय वाचन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब इसको बनाया गया तो इसकी रीडिंग्स हुई, इसकी 3 रीडिंग हुई है, मतलब इसको 3 बार पढ़ा गया है हमारे संविधान को। रीडिंग मतलब वाचन। पहले की जब भी हम लोग बात करते हैं तो 4 है ना, याद रखिएगा, ये 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 ऑफ नवंबर 9 ऑफ नवंबर 1948 तक, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक इसका पहला वाचन होता है, पहला वाचन। ठीक है। 15 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक इसकी दूसरी रीडिंग हुई, इसका दूसरा वाचन हुआ। अगर तीसरी रीडिंग की हम लोग बात करते हैं तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 ऑफ नवंबर नवंबर 1949 तक तीसरा इसका क्या हुआ बेटा, वाचन हुआ। तो कोई सवाल पूछ सकता है आपके संविधान की कितनी रीडिंग हुई है? आप बताएंगे 3 रीडिंग हुई है, एक पहली, एक दूसरी, एक तीसरी। ये सबसे छोटी है। आपसे कोई पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे छोटी कौन सी है? तो बच्चा यही सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। यही फर्स्ट है, यही फर्स्ट है, याद रखिएगा। ठीक है। सबसे लंबी, आपसे कोई पूछेगा कि भाई जो सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट मीटिंग कौन सी चली? बेटा लॉन्गेस्ट जो रीडिंग है, ये लॉन्गेस्ट रीडिंग आपके पास ये वाली चलती है ना। लॉन्गेस्ट जो रीडिंग है बच्चा, ये वाली चलती है। सबसे ज़्यादा जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट्स यहीं पर प्रपोज किए गए, यहीं पर प्रपोज किए गए। सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होता है वो इसी वाली मीटिंग में आपके पास डिस्कशन होता है। सबसे ज़्यादा जो अ, अ, आप लोग कह सकते हैं कि अमेंडमेंट यहीं पर हुए। और ये लास्ट है, ये कौन सी है बच्चा? ये लास्ट रीडिंग है, अंतिम रीडिंग है, याद रखिएगा। इस रीडिंग में बहुत सारे डिस्प्यूटों को सॉल्व किया गया। यहाँ पर जो बहुत सारे डिस्प्यूट थे, इन डिस्प्यूटों को सॉल्व किया गया। तो डिस्प्यूट सॉल्विंग रीडिंग आपके पास मानी जाती है। और यहाँ संविधान बनकर तैयार हुआ, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपके पास रेडी हुआ। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि संविधान जो बनाया इसका इंट्रोडक्शन कहाँ दिया गया? इसका इंट्रोडक्शन यहाँ दिया गया। सबसे पहले तो बस बताया गया कि भैया हमने ये बनाया है। पहली वाली मीटिंग में सिर्फ रीडिंग हुई, सेकंड वाली मीटिंग में डिस्कशन होता है, यहाँ पर बहुत सारी बहस होती है, बहस, और यहाँ पर बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, बहुत सारे संशोधन होते हैं।
अब सवाल आएगा कि सबसे लंबी रीडिंग कौन सी हुई, सेकंड वाली, सबसे छोटी कौन सी हुई, पहली, और ये दूसरे नंबर पर आपके पास आ जाती है। तो जो रीडिंग्स हैं बच्चा, इन रीडिंग से आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप संविधान की जो रीडिंग है इस रीडिंग को अच्छे से पढ़ें, ठीक है भाई। क्योंकि हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो छोटे छोटे सवालों को भूल जाते हैं, और ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों के यहाँ पर नहीं भूलना है बच्चा। यहाँ से हमको बहुत सारे सवाल बनाने हैं और आई होप कि आप लोग यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। रीडिंग्स आप सबको याद हो जाएंगी बच्चा, रीडिंग आप सबको याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखो, 26 ऑफ नवंबर 26 ऑफ नवंबर 1949 1949 भारत का जो संविधान है ये बनकर तैयार हो गया। भारत का संविधान तैयार हो गया, तैयार। हमने यहाँ पर इसको रेडी कर दिया, रेडी कर दिया। आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत का संविधान कब बना, ठीक है, ये कब आपके पास बनकर तैयार होता है। तो आप सारे बच्चे याद रखेंगे संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसीलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं। इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं कब, 26 नवंबर को। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि 26 नवंबर को ये पार्शियली लागू हो गया था। ये कैसा हो गया था सर आपके पास, पार्शियली हमने इसको इनेक्टेड कर दिया था, पार्शियली आपके पास इनेक्टेड हो गया था। ये आप कह सकते हैं कि आंशिक तौर पर लागू हो गया था। हमने कुछ 15 के आसपास जो आर्टिकल हैं, इन 15 आर्टिकल्स को यहाँ पर लागू किया था। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है 5, ठीक है, 6, 7 ये जो आर्टिकल हैं ये, इसी के साथ में 60 आर्टिकल, 324 आर्टिकल, 329 आर्टिकल। फिर आप लोग बात करेंगे 392, ठीक है, 393, 394, ठीक है, 379। ऐसे कुछ जो आर्टिकल्स हैं, ये कुछ आर्टिकल लागू हुए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 नवंबर को हमारे संविधान को कैसे लागू किया गया, आप बता देंगे आंशिक तौर पर पार्शियली लागू किया गया। फिर ये पूर्ण रूप से लागू कब हुआ बच्चा, तो पूर्ण रूप से लागू होता है 26 ऑफ जैन 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है ये संपूर्ण ये संपूर्ण रूप से लागू हो जाता है। ये पूर्ण रूप से लागू होता है, पूरे तरीके से लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो दो डेट आपको याद रखनी है। एक डेट आपको याद रखनी है 26 नवंबर, इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। और 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से आपके पास लागू होता है। और इसी दिन जो भारत है, ये भारत आपके पास रिपब्लिक बन जाता है। तो संविधान आपने बना दिया, संविधान आपने लागू यहाँ पर कर दिया। ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि आंशिक तौर पर कब लागू हुआ और पूर्ण रूप से आपके पास कब लागू हुआ। चलिए अब देखो भाई, जो संविधान का निर्माण है, क्या ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही हो गई क्या, जो फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या ये ऐसा ही हो गया होगा क्या, नहीं। यहाँ पर काफ़ी सारी कमेटीज़ का फॉर्मेशन किया गया। यहाँ पर बहुत सारी जो कमेटीज़ हैं, इन कमेटीज़ का गठन किया गया। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ आपसे कोई पूछ सकता है, कुछ महत्वपूर्ण समिति आपसे कोई पूछ सकता है। बेटा आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे समझिए, अगर हम लोग बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की, राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद क्या हेड है ना, हेड ऑफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के हेड हैं। इसी के साथ में जो कार्य संचालन समिति है, कार्य संचालन मतलब जो वर्किंग कमेटी है, इसके भी हेड यही है। जो नियम समिति है, इस नियम समिति के, नियम मतलब आप लोग कह सकते हैं रूल समिति के यही है। और जो झंडा समिति है, झंडा समिति है, या जिसे आप लोग बोलेंगे फ्लैग कमेटी, तो फ्लैग कमेटी के चेयरमैन भी यही है, ठीक है। कार्य संचालन, कार्य संचालन को बोला जाता है बेटा वर्किंग जो कमेटी है, इस वर्किंग कमेटी। आपसे कोई पूछ सकता है नियम समिति, तो आप कह सकते हैं कि जो ऐसी कमेटी जो रूल्स बना रही है, और झंडा समिति, फ्लैग समिति, इस फ्लैग कमेटी, इन सबके अध्यक्ष आपको राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना कि जो जो फ्लैग समिति है, ये जो फ्लैग कमेटी है, इसमें इसमें है ना, इसमें एक उप समिति थी, एक उप समिति, इस उप समिति, और इस उप समिति के हेड थे JB कृपलानी,
कौन थे बच्चा? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी एक झंडा समिति में उप समिति थे, इसके चेयरमैन यही थे। जब भी आपसे कोई बात करेगा, जब भी आपसे कोई बात करेगा संघ से रिलेटेड, जैसे जो जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू है, ये जवाहरलाल नेहरू संघ से रिलेटेड है ना, जैसे यूनियन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघ जो संविधान है ये यूनियन का, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघ शक्ति, ठीक है, जो यूनियन पावर है ये यूनियन पावर। तो जितने भी संघ से रिलेटेड प्रावधान थे उसके हेड आपके पास कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, उसके हेड कौन थे आपके पास? जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। तो आपसे कोई पूछ सकता है भाई हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन है? राजेंद्र प्रसाद। वर्किंग कमेटी के हेड कौन है? यही है। रूल्स समिति के हेड कौन है? यही है। फ्लैग कमेटी कौन हेड कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति या संघ जो भी संघ से रिलेटेड जो भी आपके पास इशू है ना, संघ से रिलेटेड आपके पास जो भी इश्यूज हैं उन इश्यूज को, है ना, संघ से रिलेटेड आपके पास जो भी इश्यूज हैं आप उन इश्यूज को, है ना, जितने भी आपके संघ से रिलेटेड इश्यूज हैं उन इश्यूज के जो चेयरमैन है ना, उन इश्यूज के जो चेयरमैन है वो हमारे कौन है? पंडित नेहरू है। बच्चा देखिए संविधान को बनाना आसान नहीं था, तो संविधान को बनाना अगर आसान नहीं है तो इसके लिए बहुत सारी कमेटीज बनाई गई और ये जो कमेटीज हैं इन कमेटीज के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो हमें हर एक को याद रखना है क्योंकि जो सवाल है वो सवाल यहाँ से आपके पास बन रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा। यूनियन, जब भी आप लोग संघ की बात करेंगे ना बच्चा, इस संघ से रिलेटेड समितियों में हम जवाहरलाल नेहरू के यहाँ पे लगा देंगे। चलिए एक तीसरे व्यक्ति हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे व्यक्ति हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप सारे जानते हैं, सरदार, सरदार पटेल साहब, सरदार पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो भाई, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि देसी रियासतें, जब भी प्रिंसली स्टेट की बात आएगी, जब भी आपके पास प्रिंसली स्टेट की बात आएगी, देसी रियासत यही देख रहे थे। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो फंडामेंटल राइट है, इन फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों को लेकर जो समिति थी इसके चेयरमैन कौन थे? यही थे। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी, इस माइनॉरिटी की जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? यही थे। बेटा जो मौलिक अधिकार समिति है इसकी एक उप समिति थी, है ना, इसकी एक सब कमेटी थी और इसके हेड थे H.C. मुखर्जी। और जो माइनॉरिटी है ना, अल्पसंख्यक, इसकी भी एक सब कमेटी थी और इसके हेड थे J.B. कृपलानी, J.B. कृपलानी। अब ऐसे सवाल आपसे कोई बना सकता है ना, ऐसे आपसे कोई सवाल बना सकता है कि भैया बता दीजिए कि जो प्रिंसली स्टेट है, देसी रियासतें हैं, अब हर कोई जानता है कि भारत में इतनी सारी देसी रियासतें थी, इन देसी रियासतों का एकीकरण किसने किया? सरदार पटेल ने किया। मौलिक अधिकार समिति के हेड कौन थे? बेटा यही थे। और अल्पसंख्यक वर्ग कमेटी के हेड कौन थे? बेटा यही थे। ठीक है भाई, तो ये कुछ कमेटियां हैं, जिन कमेटियों से सवाल आपके पास आते हैं, जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्लीज कोशिश कीजिएगा आप इनको याद रखें। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे B.R. अम्बेडकर साहब हैं। ठीक है, B.R. अम्बेडकर साहब हैं। इनसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन रहे होते हैं। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये वो व्यक्ति हैं जो हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। समझिए, जब संविधान सभा के तौर पर कार्य करती थी तब राजेंद्र प्रसाद इसको चेयर करते थे और जब ये अंतरिम संसद के तौर पर कार्य करती थी तब गणेश वासुदेव मावलंकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, ऐसे सवाल आपके पेपर में कभी कभार यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान बना दिया। अब एक 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 मीटिंग है बेटा, याद रखिएगा, जो है 24 है ना, 24 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की एक मीटिंग होती है जो इसकी लास्ट मीटिंग मानी जाती है, जो इसका अंतिम सत्र माना जाता है। बेटा याद रखिएगा, इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, जो संविधान बनाया गया था इस पे हस्ताक्षर किए गए और इस दिन 284 ही सदस्य आए। 299 में से 284 सदस्य आपके पास यहाँ पर पहुंचते हैं, याद रखिएगा, है ना, 284 सदस्य यहाँ पर पहुंच जाते हैं। 1947 के बाद जो सीट है बेटा, इनकी संख्या 299 रह जाती है।
उसमें से 284 सदस्य आपके पास पहुंचते हैं। तो ये सवाल पूछा जाता है कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, आप बता देंगे 284। इस दिन और क्या हुआ बेटा, इस दिन बहुत सारी चीजें हुई, जैसे 24 जनवरी 1950 को जो राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या इनका इलेक्शन हुआ था क्या? नहीं बच्चा, इनका हमने किया था नॉमिनेशन। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे यही भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। 24 जनवरी 1950 को ही हम लोगों ने जो नेशनल नेशनल सॉन्ग और 24 जनवरी 1950 को ही हम लोगों ने जो नेशनल एंथम है, इस नेशनल एंथम को एक्सेप्ट कर लिया, नेशनल एंथम को। 24 जनवरी 1950 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को इस दिन नॉमिनेट किया जाता है। और 24 जनवरी 1950 की जब भी हम लोग बात करते हैं तो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम है ना, वो भी इसी दिन आपके पास एक्सेप्ट किए जाते हैं। आपसे कोई पूछ सकते हैं कि जो फ्लैग है, जो झंडा है, इस झंडा को किसने स्वीकार किया? बेटा आप लोग याद रखिएगा, ये फ्लैग 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। और इसको भी किसने एक्सेप्ट किया? संसद ने, सॉरी संविधान सभा ने या अंतरिम संसद ने। तो 24 जनवरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रहेगा कि 24 जनवरी को क्या हुआ भैया, 24 जनवरी को राष्ट्रपति बना दिए, नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम बना दिया। अब जो यूएन में सदस्यता है इसको भी इन्होंने अनुमोदन किया। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अंतरिम संसद है, इस अंतरिम संसद के द्वारा की गई थी। पहला संविधान संशोधन 1951 में आया, वो भी इन्होंने किया। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 ये भी अंतरिम संसद ने ही बनाए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो अंतरिम संसद है, इस अंतरिम संसद ने किस तरीके से काम किया और इन्होंने कौन कौन से काम किए। तो बच्चा आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पर याद रखेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। तो भारत का जो संविधान है, इस संविधान को बना दिया गया। भाई अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, आपसे कोई पूछता है कि सर जो संविधान आपके पास बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास बना, ये क्या बना, ये क्या बना, इन्होंने संविधान में क्या बनाया? तो बच्चा याद रखिएगा, इस संविधान के अंतर्गत हमने जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल इन आर्टिकल्स की संख्या रखी गई 395, 395। ठीक है, यहाँ पर जो पार्ट है, इन पार्ट की संख्या रखी गई बेटा 22। और जो शेड्यूल्ड हमने हमारे संविधान को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इन शेड्यूल्ड की संख्या यहाँ पर रखी गई 8। तो आपसे कोई पूछ सकता है क्या बनाया? हमने ये बनाया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्यों है भैया सबसे बड़ा? देखो, अमेरिका का जो संविधान है ना बच्चा, इस अमेरिका के संविधान में, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 7 आर्टिकल है, ओनली 7 आर्टिकल है। जो ऑस्ट्रेलिया इसके संविधान में मात्र 128 आर्टिकल है। जो कनाडा इसके संविधान में 144 आर्टिकल है, 144। और जो अफ्रीका इसके संविधान में मात्र 250 आर्टिकल है। हमारे पास 395 है, इसलिए सबसे बड़ा संविधान बनाए। अच्छा, कुछ बातें और पूछी जा सकती हैं, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि भैया जो मोहर है, जो सील है, इस सील के तौर पर किसको अपनाया गया था? तो बच्चा याद रखिएगा, सील के तौर पर जो एलिफेंट है, इस एलिफेंट को और कमल को अपनाया गया था, एलिफेंट और कमल को अपनाया गया था सील के तौर पर। आपसे कोई पूछ सकता है कि इसको किस शैली में लिखा गया है, किस लिपि में लिखा गया है? आप लोग बता देंगे, इसको इटैलिक लिपि में लिखा गया है, इटैलिक लिपि में। इसका डिज़ाइन किसने डाला है? ठीक है, डिज़ाइन, तो डिज़ाइन की जब भी आप, सॉरी, इसको लिखा किसने? इसको हाथ से लिखा गया है, और किसने लिखा है? प्रेम विहारी रजाइदा। ठीक है, प्रेम विहारी राजदा, इनके द्वारा इसको हाथ से लिखा गया है। ठीक है, हाथ से लिखा गया है। भाई तो बहुत सारे सवाल हैं। सील, एलिफेंट और कमल था, इटैलिक फॉर्म में लिखा गया है। प्रेम बिहारी रजाइदा ने इनको यहाँ से हाथ से लिखा हुआ है। किससे लिखा है बेटा? हाथ से लिखा गया है आपका जो संविधान है ये। ठीक, अब इतनी सारी चीजें आपके संविधान में बना दी, इतनी सारी चीजें यहाँ पर बना दी। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर वर्तमान समय में, जो वर्तमान समय है, इस वर्तमान समय में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो प्रेजेंट समय में हमारा संविधान है, इसमें जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स की आपसे कोई बात करेगा तो बच्चा नंबर ऑफ आर्टिकल
आर्टिकल की संख्या आपको देखने को मिल जाती है 460 प्लस, जो पार्ट हैं इनकी संख्या आपको देखने को मिल जाती है 25, और जो शेड्यूल्ड हैं इनकी संख्या आपको देखने को मिल जाती है 12। ठीक है, शेड्यूल की संख्या आपको 12 देखने को मिलेगी वर्तमान समय में। तो भारत का संविधान किसने बनाया? भारत का संविधान बनाया संविधान सभा ने। ठीक है, एक बार हम पूरी कहानी को ब्रीफ करते हैं, पूरी कहानी को ब्रीफ करते हैं जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। देखो, हमने बात की सबसे पहले संविधान जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन की मांग, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो मांग है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड, डिमांड, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा आप इनको पहले टेकल कीजिए कि सर डिमांड से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, संविधान की मांग से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो समझिएगा। देखो, सबसे पहले 1895, 1895 स्वराज विधेयक, स्वराज बिल, सबसे पहले इन्होंने मांग की। इसके बाद 1922 यंग इंडिया, कहाँ पे आ गए सर? यंग इंडिया। और यंग इंडिया किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी। ये कहते हैं कि भारत का जो कानून है ये भारतीयों की पूर्ण अभिव्यक्ति होगी, हमारा ये सेल्फ डिसीजन होगा कि हमें कैसे बढ़ना है, तो भारत का संविधान भारतीय बनाएंगे, गांधी जी यहाँ पर कह देते हैं। 1924 में, 1924 में स्वराज पार्टी आ जाती है, स्वराज पार्टी, और ये बात कर देती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कि संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। इसके बाद 1934 में एम एन रॉय आ जाते हैं, एम एन रॉय, और एम एन राय के द्वारा बोली जाती है कि भैया जो संविधान सभा है ये सिर्फ किससे मिलकर बनेगी? ये इंडियन से मिलकर बनेगी, भारतीयों से, भारतीयों से। 1935 में, 1935 में कांग्रेस एक्सेप्ट करती है कि भैया हमारा एक संविधान होना चाहिए, और 1938 में, 1938 में नेहरू जी बोलते हैं वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना है। फिर अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज 1940 में, 1940 में सबसे पहले अगस्त ऑफर लेके आएंगे, और इस अगस्त ऑफर में बोलते हैं कि भैया हम आपका संविधान बना देंगे, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, और उसके बाद संविधान सभा आई, और फिर संविधान सभा ने भारत के संविधान को यहाँ पर बना दिया। जब हम लोग भारत के संविधान की बात करते हैं तो इसको बनाने में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे आप एक टॉपिक पढ़ते हैं दोस्त, विदेशी स्रोत, है ना, आपसे कोई पूछ सकता है कि हमारे संविधान के जो सोर्स हैं, सोर्स, या आप इनको कहते हैं कि हमारे संविधान के ये स्रोत हैं, ये स्रोत क्या है? सोर्स से क्वेश्चन बेटा एक ना एक आ ही जाता है, स्रोत से क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको समझिएगा। देखो, तो भारत के संविधान का जो लगभग लगभग 60% भाग है, 60% बेटा जो भाग है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक्ट 1935। कहाँ से लिया है बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसको लिया गया है 60%। ये सारी बातें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है कि इसको बनने में 2 साल, 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। लगभग हम लोगों ने जो 63 देश हैं, इन 63 देशों की यात्रा की है, और इस पे लगभग 64 लाख पैसा खर्च किया है, 64 लाख रुपए की राशि यहाँ पर खर्च की गई, तब संविधान बना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जैसे आप सारे बच्चे जानते हैं कि भाई जो एफ आर है, एफ आर, एफ आर, ये एफ आर कहाँ से लिया गया है बच्चा? ये लिया गया है यूएसए से। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो एफ टी है, एफ टी, ये कहाँ से लिया गया है बच्चा? ये लिया गया है यूएसएसआर से। फिर हमसे कोई पूछता है सर डीपीएसपी, तो डीपीएसपी लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है इनको, आयरलैंड के संविधान से। ऐसे सवाल आपसे कोई पूछ लेता है, जैसे सिटीजनशिप है, नागरिकता, इस नागरिकता को कहाँ से लिया गया है बेटा? ये लिया गया है ब्रिटेन से, क्योंकि हमने क्या किया है? सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया। फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि जो अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट की आपसे कोई बात करेगा, ये अमेंडमेंट कहाँ से लिए हैं? ये लिए हैं अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है बेटा? अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, जो केंद्र राज्य संबंध है, सेंटर स्टेट रिलेशन है, केंद्र राज्य संबंध, ये कहाँ से लिया है बच्चा? ये लिया है हम लोगों ने जो कनाडा है, इस कनाडा के संविधान से। आपसे कोई पूछ सकता है सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी, सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी, तो सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी कहाँ से ली है बच्चा? ये भी ली गई है यूएसए के संविधान से। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये सब कहाँ से आया है? अमेरिका के संविधान से। इम्पीचमेंट की प्रोसेस,
ये भी कहाँ से आई है? अमेरिका से। वाइस प्रेसिडेंट का पद, ये भी कहाँ से आया है? अमेरिका से। फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ये भी कहाँ से लेकर आए हैं? अमेरिका से लेकर आए। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है सर? डीपीएसपी। और क्या लिया है? नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन करता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है, ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए। अगर हम लोग बात करें फ्रांस की, तो इक्वलिटी, फेटर्निटी और ये सारी चीज़ें जो हैं, समानता, बंधुता का नारा हम लोग फ्रांस से लेकर आए। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, ये जो सारे की सारी पद हैं, हमने कहाँ से लिए हैं बेटा? ये ब्रिटेन से लिए। तो भारत के संविधान के जो स्रोत हैं, आप इनको बहुत अच्छे से यहाँ से पढ़िए। जैसे एक जो प्रावधान है आपको परेशान कर सकता है, जैसे समझिए अच्छा, इमरजेंसी, ठीक है, क्या है? इमरजेंसी, इमरजेंसी। अब इसको लेके परेशान आपको कर सकता है बेटा, जो इमरजेंसी है ना, इसका जो प्रावधान है, प्रावधान, इसका जो प्रावधान है या प्रोविजन है, ये GOI एक्ट 1935 का है, 1935 का है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया कि हम किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे, ये कहाँ से लेकर आए हैं बच्चा? ये हम लोग लेकर आए हैं जर्मनी से। ठीक है, कहाँ से लेकर आए हैं? जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल के प्रावधान लेकर आए हैं। अब इसी में आपसे कोई पूछ सकता है कि जो फिनेंशियल इमरजेंसी है, फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, बेटा ये यूएसए से लेकर आए। कहाँ से लेकर आए हैं? यूएसए से। तो सवाल जब सोर्सेस के आएंगे, आपको हर एक देश के बारे में वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए जिनसे आपके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, जिनसे आपके सवाल यहाँ पर बन रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने स्रोत आपको बता दिए हैं। विशेषताएं आप लोग बता सकते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन संविधान है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर रिपब्लिक है, यहाँ पर हमने सोवरेनिटी को बढ़ाया है, हमने सोशलिस्ट स्टेट को बनाया है, समाजवादी राज को बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, ये भी आप लोग बता देंगे। एक छोटा सा टॉपिक और हम इसमें कवर कर देते हैं, विच इज योर शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड, संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है भाई, समझिए। शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड, अनुसूचियां, अनुसूचियां संविधान की। तो बच्चे, जब हम लोग शेड्यूल्ड की बात करते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो मूल संविधान था ना, इस मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां होती थी, 8। आज कितनी हो चुकी हैं बच्चा? आज हो चुकी हैं 12। कितनी हो चुकी हैं? 12। आप समझिए, जो सबसे पहली अनुसूची है, ठीक है, मतलब बाद में ऐड हुई, सबसे पहले ऐड हुई 9th, और 9th शेड्यूल का संबंध है लैंड रिफॉर्म से। और ये ऐड की गई, ये ऐड की गई पहला पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और आपसे कोई पूछ सकता है बच्चा, जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल, इसका संबंध है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल से। और ये आती है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 85 के द्वारा। फिर आपसे कोई पूछ सकता है 11th शेड्यूल, इसका संबंध है पंचायती राज सिस्टम से, और ये आती है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और 12वीं जो अनुसूची है, 12th शेड्यूल, ये है म्यूनसिपाल्टीज से, म्यूनसिपाल्टीज से, अर्बन बॉडीज से, और ये आती है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब बेटा देखो, सवाल बनेगा कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। अभी कितनी अनुसूचियां हैं? अभी 12 हैं। तो सबसे पहली अनुसूची कौन सी ऐड हुई? आप बताएंगे 9th। 9th का संबंध है लैंड रिफॉर्म से। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, तो जो प्रॉपर्टी है, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया। अब सरकार को बहुत सारे काम करने होते थे, तो सरकार जमीन को एक्वायर नहीं कर पाती थी। तो हमने पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9th शेड्यूल को ऐड किया और प्रावधान कर दिया कि सरकार अगर कानून बनाकर, अगर कानून बनाकर किसी विषय को इसमें डाल देगी, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट, उस पे सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं दे पाएगा। तो इसके द्वारा हमने भूमि को लिमिटेड किया, चकबंदी की, और हमने भूमि का विस्तार भी किया। याद रखिएगा,
10वीं जो अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आई। एंटी डिफेक्शन लॉ, आप इसको दल बदल कानून के नाम से जानते हैं। आया राम गया राम की राजनीति आपने पढ़ी होगी। एक व्यक्ति एक पार्टी सेलेक्टेड होता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो 1995 में 85 में हमने एक एक्ट बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़ के जाता है तो उसकी सदस्यता कैंसिल हो जाएगी। हालांकि 1/3 लोग पार्टी को छोड़ के जा सकते थे। फिर 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हमने इसकी शर्त अब 2/3 कर दी है। समझिए, देखिए जब इसको बनाया गया था ना, तब था कि 1/3, 1/3 सदस्य छोड़ सकते हैं। किसी भी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं तो 1/3 सदस्य छोड़ सकते हैं। लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अब इसको 2/3 कर दिया है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो 2/3 छोड़कर जाइए, मतलब रिजाइन देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन किसी दूसरी पार्टी के मेंबर बनना चाहते हैं तो 2/3 सदस्यों को एक बार छोड़ के जाना पड़ेगा। पंचायती राज है ना, पंचायती राज की जब भी बात करेंगे तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत के संविधान में जो पार्ट 9 है, 9, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, और इसके द्वारा जो पार्ट 9A है 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। तो नवी याद हो जाएगी बेटा, किससे संबंधित है? लैंड रिफॉर्म से। 10वीं एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th पंचायत राज सिस्टम, और 12th अर्बन जो बॉडीज हैं, इन अर्बन बॉडीज से आपके पास संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आपसे कोई पूछ सकता है सर जो 8th शेड्यूल है, 8th, आप इस 8th में बता दीजिए क्या है। 8वीं अनुसूची, तो बच्चा 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है ना। यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चा? यहाँ पर दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकीय भाषाएं। समझिए, जब मूल संविधान था इनमें भाषाओं की संख्या कितनी थी बच्चा? 14 थी, 14। हमने इसके बाद एक संविधान संशोधन लेकर आए बच्चा, समझिएगा, 14 भाषाएं थी यहाँ पर। एक संविधान संशोधन लेके आए, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन आया 1967 में, और एक भाषा ऐड की गई, सिंधी भाषा को ऐड किया गया। तो अब कितनी भाषाएं हो गई बेटा? टोटल 15। 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज है 15। फिर हम लोग लेकर आते हैं एक 71वां संविधान संशोधन, और ये आता है 1992। यहाँ पर हम यहाँ पर हम 3 भाषाएं ऐड करते हैं, मैथिली, नेपाली और कोंकणी। मैथिली, नेपाली और कोंकणी, अब भाषाओं की संख्या हो जाती है 18। फिर आपके पास आता है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन ये 2003 का है। इसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को ऐड किया जाता है। अब भाषाओं की संख्या हो जाती है 22। तो 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज है जिनमें राज्य अपने काम कर सकते हैं, जिनसे राज्य अपनी जो कार्यवाही है इनको यहाँ पर चला सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जो गोवा है, इस गोवा की है ना, इस गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? जैसे आपसे कोई पूछेगा हमारा जो एमपी है, इस एमपी की ऑफिशियल लैंग्वेज बच्चा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा कश्मीर है, इस कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो बच्चा ये उर्दू है, उर्दू। इसी तरीके से आपसे कोई पूछ सकता है कि हमारा जो गोवा है, इस गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बच्चा? ये है कोंकणी, कोंकणी, याद रखिएगा, कोंकणी। आपसे कोई पूछेगा नागालैंड, 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 इसी के साथ में मिजोरम, और नागालैंड एंड मिजोरम 2 ऐसे स्टेट हैं, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ पर अंग्रेजी चलती है, याद रखिएगा। क्या चलती है बेटा? अंग्रेजी चलती है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। और भाषा कौन सी? राजभाषा, जिससे राजकीय कामकाज की भाषा आप लोग यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले कितनी थी? 14। 15वीं भाषा कौन सी बनी? 15वीं भाषा बनती है आपके पास सिंधी। सिंधी कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 आता है, और इसके द्वारा मैथिली, नेपाली, कोंकणी 3 भाषाओं को ऐड किया जाता है। फिर आपके पास आता है 92वां संविधान संशोधन, और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली 4 भाषाओं को यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। और अब भाषाओं की संख्या बेटा कितनी हो गई है? अब हो गई है आपके पास 22, 8वीं अनुसूची। फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि सेवेंथ जो शेड्यूल है, इस 7th शेड्यूल्ड में
इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? इसमें हमको देखने को मिलता है सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शक्तियों का विभाजन, है ना। यहाँ हमको देखने को मिलता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन आपको देखने को मिलेगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, या आप इसको कह सकते हैं कि शक्तियों का विभाजन। ठीक है भाई, याद रखिएगा। देखो यहाँ 3 लिस्ट दी गई हैं, इसमें 3 लिस्ट दी गई हैं इस तरीके से। एक है आपके पास यूनियन लिस्ट, यूनियन, एक है आपके पास स्टेट लिस्ट, स्टेट, और एक है हमारे पास कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। आप इसको जानते हैं संघ सूची के नाम से, संघ। ये कहलाती है राज्य सूची, राज्य, और ये कहलाती है समवर्ती सूची। क्या कहलाती है बेटा? समवर्ती सूची। संघ सूची में है 100 सब्जेक्ट, कितने हैं बच्चा? 100 विषय। अगर हम लोग बात करते हैं जो राज्य सूची है बेटा, इसमें आपको देखने को मिलेंगे 61, और समवर्ती सूची में आपको देखने को मिल जाते हैं 52। ये क्या है? ये विषय है। संघ सूची का मतलब बेटा समझिएगा कि संघ सूची में जो कानून बनाने की शक्ति है, यहाँ पर जो कानून है, जो लॉ है, ये कौन बनाएगा? या तो पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट, और अगर इमरजेंसी है तो कौन बना सकता है? प्रेसिडेंट। यहाँ पे कानून पार्लियामेंट बनाएगी। राज्य सूची पे पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, सॉरी, कानून कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर, और आपातकाल में हमारी पार्लियामेंट भी बना सकती है। समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बनाएंगे, लेकिन प्रभावी किसका माना जाएगा बेटा? प्रभावी माना जाएगा हमेशा किसका? हमेशा माना जाएगा केंद्र सरकार का। ठीक है भाई, चलिए समवर्ती सूची। तो सेपरेशन ऑफ पावर से शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची में, आप इस बात को यहाँ पर याद रखेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 6वीं अनुसूची है, 6 शेड्यूल, तो यहाँ पर बोला गया है ऐसे राज्य जहां एसटी है, इस एसटी का एडमिनिस्ट्रेशन, जो एसटी स्टेट है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका प्रशासन। देखो आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा एसटी मतलब जहां पर सिर्फ एसटी है, एसटी है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूं मणिपुर, मणिपुर, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सिर्फ एसटी है, इनका प्रशासन। ठीक है, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। असम, ठीक है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा यहाँ का। जो 5वीं अनुसूची है, जो 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची, ये 5वीं अनुसूची बेटा बात करती है किसके बारे में? एससी और एसटी क्षेत्रों का प्रशासन। जो 5th शेड्यूल है ना बच्चा, 5th शेड्यूल, ये बात करती है ऐसे क्षेत्र जहाँ पर एससी और एसटी है, इनका प्रशासन कौन देखेगा? राष्ट्रपति। 6वीं में एसटी क्षेत्रों का प्रशासन कौन देखेगा? राष्ट्रपति। ठीक है भाई, चलिए अब समझो, पहली में बोला गया है कि भारत, जो इंडिया है, भारत, इसके जो राज्य हैं, राज्य और यूटी, ठीक है, राज्य और यूटी। सेकंड में बोला गया है जो पदाधिकारी हैं, है ना, जो पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों की सैलरी क्या दी गई बेटा? सैलरी दी गई है। और जो 3 है, इस 3 में दिया गया है ओथ, शपथ, पदाधिकारियों की शपथ। और 4 में दी गई हैं राज्यसभा सीटें, जो राज्यसभा है इसकी सीट आपको दी गई हैं 4थी में। ठीक है, तो ये 4 ही हो गई। 5वीं में दिया गया है एससी एसटी क्षेत्रों का प्रशासन। 6वीं में दिया गया है जो एसटी क्षेत्र हैं, एसटी क्षेत्रों का प्रशासन। 7वीं में है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। आप इनको याद रखेंगे। ठीक है भाई, तो हमारे संविधान की जो अनुसूचियां हैं ये हमने पढ़ ली हैं। हमारे संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं ये भी मैंने आपको बता दी हैं, और हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं इन पे भी हमने थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर ली है। देखो स्रोत, अब आप ये मत सोचिए कि सर यूएसए में आपने एक साथ सारे नहीं लिखा है, या आपने जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन में एक साथ सारे नहीं लिखा है। मैंने कोशिश की है कि मेन मेन चीज़ें आपको यहाँ पे बता दूँ, जिनसे आपके पेपर यहाँ पर बन रहे हैं, आजकल क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो बचा पार्टी, देखो पेपर को सरल बनाना है, पेपर को आसान बनाना है, और कोशिश करनी है कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाओ, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को यहाँ पर लर्न कर पाओ। मेरा प्रयास है कि मैं चीज़ों को बहुत बेहतर यहाँ पे बनाता चलूँ। ठीक है, चलिए फिर करते हैं आप लोगों से मुलाकात। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बेहतर तरीके से पढ़ते रहें।